ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए फिर। हाँ जी, और कल का लैंडफॉर्म वाला सभी लोग रिवीजन करके आए हैं कि नहीं आए हैं? ठीक है, और अगर आए हैं तो ज़रा कुछ क्वेश्चन बाजी हो जाए क्या क्वेश्चंस पूछ लिए जाएँ क्या कुछ? अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, एंड दैट इज़ सरक सरक के सर्क बनता है, और इसमें अगर पानी भर जाता तो क्या होता है, ज़रा बताओ जल्दी से। अगर इसमें पानी डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, बताइए जल्दी से। हाँ जी, तो सरक सरक के सर्क बनेगा ग्लेशियर में, इरोजन लैंडफॉर्म में, और इसमें आपका क्या बनेगा, टान लेक बनेगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एंड दैट इज एटमॉस्फेयर। सबसे पहली बात तो एटमॉस्फेयर होता क्या है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? सो इंक्रीज द वॉल्यूम। ओके, एक सेकेंड, साउंड लो है साउंड, लो तो नहीं होनी चाहिए, एक सेकेंड रुको। अभी बताइए कैसी है साउंड, ठीक है अभी? हाँ जी, अभी ठीक है, सच कोई इशू तो नहीं है साउंड में, बताइए। ओके, साउंड सही है। अच्छा ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? तो एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग अर्थ हेल्ड इन प्लेस बाय अर्थ्स ग्रेविटी। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा अपने स्थान पर बना रहता है। यानी एटमॉस्फेयर इज एन एनवेलप ऑफ गैसेस। गैसों का ये एनवेलप है जिसने कि हमारी पृथ्वी को सराउंड करके रखा हुआ है। ठीक है, और सराउंड कैसे करके रखा हुआ है? अर्थ की ग्रेविटी ने उसको पकड़ के रखा हुआ है, एज सिंपल एज दैट। अब हम जानेंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, यानी इसका एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। तो एवोल्यूशन में टोटल 3 स्टेजेस थी। पहला, लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर, आदिम वायुमंडल का विनाश। अब प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो जो एटमॉस्फेयर अर्थ में पहले से मौजूद था। अब अर्थ की एज जरा बताइए क्या है, व्हाट इज़ द एज ऑफ द अर्थ? तो एज हमें पता है रफली 4.5 या 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, राइट। तो ये हमारी अर्थ की एज है, 4.5 बिलियन साल पहले बना था। लेकिन तब से हमारे ऐसा तो है नहीं कि जैसे हमारी अर्थ बनी तो वैसे ही उसको उसका एटमॉस्फेयर भी मिल गया और वहाँ से लाइफ भी स्टार्ट हो गया हमारी अर्थ पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे जब हमारी अर्थ बनी तो बहुत अमाउंट में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा थी, जो आज अगर हम देखें हमारे एटमॉस्फेयर में तो हाइड्रोजन और हीलियम हमें देखने को नहीं मिलता उतना। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम भी। लेकिन जब हमारी अर्थ बनी थी तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा हाइड्रोजन एंड हीलियम था। तो इसका लॉस हुआ पहले, यानी इसका विनाश हुआ। कैसे? सोलर विंड से। ठीक है, जो हमारी सोलर विंड्स हैं उन्होंने इसका विनाश किया। और सोलर विंड्स की जब हम बात करते हैं तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सोलर फ्लेयर होते हैं इसमें, और साथ ही साथ जो हमारे कोरोनल मास इंजेक्शंस होते हैं तो उसको हम ले सकते हैं सोलर विंड्स में। तो उसने क्या किया, इनको ख़त्म किया, हाइड्रोजन एंड हीलियम को। देन दूसरा हुआ वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म आप बोल लो या डी गैसिंग बोल लो। डी गैसिंग का मतलब है अर्थ के इंटीरियर से गैसेज निकली। द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिलीज गैसेज थ्रू वॉल्केनिक इरप्शंस टू फॉर्म न्यू एटमॉस्फेयर। यानी पृथ्वी का गर्म आंतरिक भाग ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से गैसें उत्सर्जित करता है, जिससे एक नया वायुमंडल विगैसन बनता है। मतलब विगैसन ये है डी गैसिंग। ठीक है, यानी कि अर्थ के इंटीरियर से जो गैसेज निकल रही हैं उसी को बोल रहे हैं डी गैसिंग। और वो निकल कैसे रही हैं? जो वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। आज जितनी वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है उससे कहीं ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी अर्ली पार्ट ऑफ दी, अगर हम बात करें जब अर्थ का एवोल्यूशन हुआ उस टाइम पे हुई थी। तो वोल्केनिज्म जो है ये इसी के थ्रू ही जो डिफरेंट गैसेस है, क्योंकि हमें पता है कि वोल्केनिज्म से सिर्फ लावा बाहर नहीं निकलता है, और क्या निकलता है? पायरोक्लास्टिक डेब्री निकलती हैं, गैसेज निकलती हैं जिसमें नाइट्रोजनस गैसेज होती हैं, जो सल्फर गैसेज, तो ये सब निकलती हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन है उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ। कैसे?
बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन का मतलब है जैविक संशोधन। प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लेड अ की रोल इन फर्दर ट्रांसफॉर्मिंग द एटमॉस्फेयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब प्रॉपर तरीके से प्लांट एनिमल भी नहीं थे, ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी जब एटमॉस्फेयर नहीं आएगा तो प्लांट एनिमल कैसे सर्वाइव करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो लाइफ फॉर्म थी। वो लाइफ फॉर्म बैक्टीरिया के फॉर्म में थी, या फिर बहुत ही जो सूक्ष्म जीव थे, बहुत ही ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वैसे एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकते थे। उन्होंने धीरे धीरे मॉडिफिकेशन शुरू किया, उन्होंने धीरे धीरे संशोधन शुरू किया, जिससे कि लाइफ फॉर्म जो है एक्चुअल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल से भी थोड़ा ऊपर बढ़ना शुरू हुई। और जब बढ़ना शुरू हुई तो और फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। और जिन लोगों को नहीं पता है, आई होप पता ही होगा इतना तो, कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि CO2 का एब्जॉर्प्शन होता है एंड O2 रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन हुआ और हमारा जो एटमॉस्फेयर है अपनी प्रेजेंट फॉर्म में है, हमारा जो वायुमंडल है अपनी मौजूदा स्थिति में आया। ठीक है, तो ये है एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन की 3 स्टेजेस, जहाँ पे सबसे पहले तो पहले का जो प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर यानी कि जो आदिम वायुमंडल है उसका विनाश हुआ। दूसरा है ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, यानी कि आप बोल सकते हैं डी गैसिंग हुई। एंड तीसरा हुआ बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैविक संशोधन हुआ यहाँ पे जो हमारे लिविंग बींग्स हैं उनके द्वारा। ठीक, ये है एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब जो एटमॉस्फेयर है, अभी मैंने बताया कि ये काइंड ऑफ एनवेलप है गैसेस का। एनवेलप तो है ही है गैसेस का, लेकिन साथ साथ ये एक जो है आपका डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में पाया जाता है। अगर आप अर्थ के इंटीरियर को रिकॉल कर पाए, यहाँ पे जो हमारी अर्थ का इंटीरियर होता है, ठीक है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना अगर आप याद करो तो वो भी लेयर में डिवाइडेड थी। क्रस्ट, मैंटल, कोर, याद है आपको क्रस्ट, मैंटल, कोर, जिसमें क्रस्ट सबसे पतली थी, तकरीबन 1% बाई मास एंड 1% बाई वॉल्यूम ऑल्सो, एंड मैंटल वॉज 68% बाई मास एंड 84% बाई वॉल्यूम, एंड बाकी का आपका कोर था 15% बाई वॉल्यूम एंड मास से 31%। ठीक है, तो अब क्यों ऐसा था? क्योंकि प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी। ये जो पर्टिकुलर चीज़ थी इसको हम डिसकॉन्टिन्यूटी बोल रहे थे। कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है? जो क्रस्ट को मैंटल से सेपरेट करती है, अलग करती है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। और कौन सी है जो मैंटल को कोर से अलग करती है? तो एक तरह से जहाँ से प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी तो वहाँ से एक नई लेयर स्टार्ट हो रही थी। सेम गोज हेयर ऑल्सो। अब एटमॉस्फेयर तो आपका बहुत ऊपर तक है, बहुत 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 ऊपर तक है, आप मान लो कि लगभग 1000 किलोमीटर तक है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही पूरी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हैं, आप यहाँ से शुरू करो एकदम अर्थ के नीचे से और पूरा ऊपर तक आपको सेम प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी नहीं है, चेंज होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या है कि डिफरेंट लेयर्स में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिफरेंट लेयर्स में पढ़ते हैं। ये आपकी मोस्ट डिसकॉन्टिन्यूटी है, याद कर सकते हैं। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ठीक है, कोई मुझे रेड गुलाब, तो ये आपकी ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी जो मैंटल को कोर से अलग करी है। खैर उसको हटाइए, अभी इस पर फोकस करिए। अब अच्छा ये बताओ कि हम लोग जैसे अर्थ है तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं अर्थ के यानी पॉइंट ए में, या फिर अर्थ के अंदर रहते हैं पॉइंट बी में? बताओ क्यों, कहाँ रहते हैं? बताओ भाई जल्दी बताओ, कहाँ रहते हैं हम लोग? ए पॉइंट पे रहते हैं, बी पॉइंट पे रहते हैं? घर में रहते हैं। अच्छा, चप्पल नहीं खाते हैं फिर? मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया। अच्छा, अच्छी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं गया क्या? क्यों, आज की क्लास का नोटिफिकेशन नहीं गया है क्या भैया? अच्छा, हमको भी ऐसा लग रहा है आज कि थोड़ी मात्रा कम है आज। बताओ भाई कहाँ रहते हो? क्यों भाई? ए पॉइंट पे रहते हैं, ओके 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 ओके, ए पॉइंट पे रहते हैं, चलो शुक्र है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि पहले तो ये नहीं सोचते होगे, पहले तो ये लगता छोटे में कि अंदर ही रहते हैं। क्यों? और वो तो अभी अर्थ के इंटीरियर वाला पार्ट पढ़ लिया इस वजह से, क्योंकि जैसे मैंने पिछले बैच में आई थिंक जब अर्थ के इंटीरियर पढ़ाने से पहले पूछा था कहाँ रहते हो, तो लोग का ये था यहाँ रहते हैं बी पॉइंट पे। ठीक है, तो खैर, तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं। तो यानी कि सबसे पहली लेयर कौन सी होगी जिसके बारे में पढ़ना है? ट्रोपोस्फियर, जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 लेयर्स हैं, दे आर मेनली 5 लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल की मुख्यतः 5 परतें हैं। ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, मेजोस्फियर यानी मध्य मंडल, और थर्मोस्फियर ताप मंडल, जिसको कि हम ध्यान रखिएगा आयनोस्फियर यानी आयन मंडल भी बोलते हैं।
ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग वो सब ह्यूमिडिटी वाला पार्ट, क्लाउड वाला, यानी कंडेंसेशन और ये इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन वाला पार्ट नहीं करेंगे, वो कल करेंगे। ठीक है। मैंने पिछले बैच में इन दोनों को साथ में करवाया, तभी मैंने अगेन इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आराम से पढ़ो, तुम्हारा बैकलॉग ना हो। ठीक है। डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ तुम पढ़ सको, इसीलिए। ठीक है। तो एग्जॉस्फियर है आपका वायुमंडल, और आराम से भी पढ़ सको, तो आराम से ध्यान से समझो फिर। तो ये आपका बाह्यमंडल। तो 5 लेयर्स हैं, समझ में आ गया। अब एक एक करके लेयर जो है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। ट्रोपोस वर्ड से डिराइव हुआ है। ट्रोपोस वर्ड का मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग, जहाँ पर गैसेस का मिक्सिंग हो उसको ट्रोपोस बोलते हैं। ठीक है। ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें तो समझाने कोई ज़रूरत नहीं है ना, अभी बताया कि भाई जहाँ पे हम रहते हैं ये, ठीक है, अर्थ के सबसे जो नज़दीक लेयर होती है ट्रोपोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर ही क्यों है? क्योंकि ट्रोपोस वर्ड से आया है, क्योंकि उसका मतलब रीजन ऑफ मिक्सिंग होता है। इट इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फियर। ओके। ऑल वेदर फिनोमिना, ये स्पेलिंग होगी ना, NON, क्यों? तो ऑल वेदर फिनोमिना, रेन, स्टॉर्म्स, क्लाउड्स एक्सेट्रा अकर इन दिस लेयर। जितने भी मौसमी घटना है, मौसम संबंधी घटना है, बारिश, तूफान, बादल बनना, ये सारी इसी परत पे घटित होते हैं। यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज है, गैसों का संरचना है, वो कुछ इस तरीके से: नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.9 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। इसके आगे भी देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाइट्रोजन से 78, ऑक्सीजन 21, ऑर्गन 0.9, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036 ऐसे होता है, तो 0.037 बोल देते हैं इसको। नियॉन है, देन हीलियम है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखने की वाली चीज़ है कि अगर हम इसमें इनर्ट गैसेस की बात करें, जिन लोगों को नहीं पता है तो केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे हमारी पीरियोडिक टेबल में ये सबसे आखिरी जो ग्रुप होता है उसमें इनर्ट गैसेस है, नोबल गैसेस। तो उनमें से सबसे हाईएस्ट कॉम्पोजिशन है आर्गन का, देन नियॉन का, देन हीलियम का। ठीक है। वैसे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ऑर्डर होता है ऊपर से नीचे का, लेकिन यहाँ पर देखोगे ऑर्गन सबसे ज़्यादा है, देन नियॉन है, देन हीलियम है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। देन मेथेन, देन क्रिप्टन। तो ये हमारा गैसेस का कॉम्पोजिशन है, ये आपको याद रखना है। अब ये वाला जो डब्बा है इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, अभी इस पर भी आते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा और चीज़ें देखते हैं। ट्रोपोपॉज इज अ लाइन दैट सेपरेट्स ट्रोपोस्फियर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोपॉज वो लाइन है जहाँ से ट्रोपोस्फियर खत्म होती है, क्षोभ मंडल खत्म होता है, स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल शुरू होता है। यानी एक तरीके डिसकॉन्टिन्यूटी है, जैसे कि हमारा मोस्ट डिसकॉन्टिन्यूटी वो एक लाइन थी, डिसकॉन्टिन्यूटी थी या समानता थी, जहाँ से क्रस्ट खत्म हो रहा था और मैंटल शुरू हो रहा था। उसी तरीके से ट्रोपोपॉज वो लाइन है जहाँ से ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल खत्म हो रहा है, स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल शुरू हो रहा है। ओके। ट्रोपोपॉज यानी ट्रोपोस्फियर पे पॉज लग गया। Okay, as we move upwards in the atmosphere, the density of the air decreases, and that is why the densest air is found in the troposphere. ये बहुत ही ऑब्वियस है। क्यों ऑब्वियस है? गेस करो ऐसा क्यों होगा कि जो डेंस गैस होंगी वो नीचे ही होंगी, और जैसे आप ऊपर जाओगे तो डेंसिटी डिक्रीज होने लगेगी। क्यों? उसका घनत्व है जो कम होने लगेगा। बहुत ही ये ऑब्वियस ही चीज़ है, बहुत ही कॉमन सेंस से आप इसको आंसर कर सकते हैं। अगेन ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी। ओके। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से, क्योंकि ग्रेविटी क्या करेगी, वो नीचे की ओर खींचेगी। तो जो भी डेंस गैस है या फिर ज़्यादातर गैस यहीं पर इकट्ठा हो जाएंगी आपके अर्थ के नज़दीक में, सरफेस के पास में, उसकी प्रॉक्सिमिटी में, जिसकी वजह से डेंसिटी नीचे सबसे ज़्यादा होगी और ऊपर जाते जाते वो डिक्रीज़ करेगी। ऑलराइट, आई होप इट इज़ क्लियर अप टिल नाउ। अब ये वाला जो डब्बा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हाइट का वेरिएशन लिखा हुआ है, ऊंचाई की भिन्नता। किसकी ऊंचाई की भिन्नता? इन ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर पोल्स पे 8 किलोमीटर है और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर। ठीक है। पोल्स पे 8 किलोमीटर है, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर है, और एवरेज अगर आप निकालोगे 8 और 18 का अपनी गणित लगा के तो बहुत ही ऑब्वियस है 13 निकल के आएगा। 8 + 18 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 26/2 यानी 13 किलोमीटर निकल के आएगा। अभी सब है क्या वो पहले समझो यहाँ पे। ठीक, पहले थोड़ा सा यहाँ समझो। ये हमारी मान लेते हैं अर्थ सरफेस है। ठीक, और अगर ऐसे अर्थ सरफेस, तुम ऐसे क्यों समझो, तुम ऐसे ही समझ लो। ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, इतना तो पता है। ये पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल है 90 डिग्री नॉर्थ, याद करो अपनी दूसरी वाली क्लास को। ये साउथ पोल है 90 डिग्री साउथ। ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर का कुछ आकार इस तरीके से होता है। तो आप एक चीज़ को नोटिस करो कि पोल्स पे कम है, पोल्स पे कम है, बहुत कम है, लेकिन इक्वेटर पे ज़्यादा है। वही तो लिखा है, वही तो अभी यहाँ पे लिखा था उस डब्बे में कि यहाँ 8 किलोमीटर है और यहाँ 18 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है ऐसा, इसके पीछे का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस।
इसके पीछे का रीज़न नोट करो, गेस कर सकते हो क्या रीज़न होगा? ये इक्वेटर है, यहाँ पे हीट ज़्यादा रिसीव होती है, और जब हीट ज़्यादा रिसीव होती है बिकॉज इक्वेटर receives more heat than the poles, सिंपल। क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर में क्या है, इक्वेटर में डायरेक्ट रेज पड़ती हैं सन के, पोल्स में तो हमेशा स्लैंटिंग रेज ही पड़ती हैं, कभी डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो कन्वेक्शन करंट है, जो कन्वेक्शनल हीट है, इज ट्रांसपोर्टेड टू अ ग्रेटर हाइट इन इक्वेटर, इज ट्रांसपोर्टेड to a greater height in equator। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे मैंने, कन्वेक्शनल हीट, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो भी बस 5 मिनट के अंदर ही बताऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। ये कन्वेक्शनल हीट क्या होती है और कैसे कन्वेक्शनल हीट ऊपर तक ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस अभी क्योंकि ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे तो ये चीज़ बताना ज़रूरी था, रीज़न बताना। नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, वैसे तो समझ में आ भी सकता है क्योंकि कन्वेक्शन कोई पहली बार हम वर्ड नहीं समझ रहे। मैंटल में हमने कन्वेक्शन करंट बनाए थे, अगर आपको याद हो, जो हमारी प्लेट्स मूव कर रही थी वो क्यों मूव कर रही थी, वो इसी कन्वेक्शनल करंट की वजह से मूव कर रही थी कि कन्वेक्शनल करंट डेवलप हो रहा था। तो इतना तो आपको पता है, जब चीज़ ऊपर उठती है और इस तरीके से जाती है, सिंक होती है कहीं पे, तो उसी को कन्वेक्शन पूरा साइकिल बोलते हैं, बट फिर भी मैं बताऊंगा आपको। खैर, इतना समझ में आ गया कि आपको पोल्स पे कम थिकनेस होती है ट्रोपोस्फियर की 8 किलोमीटर, और इक्वेटर पे ज़्यादा होती है 18 किलोमीटर, और दोनों का अगर एवरेज निकालेंगे तो दैट वुड बी 13 किलोमीटर। अब एक अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ है टेम्परेचर बिहेवियर, तापमान का व्यवहार। तो ऊपर जाने में ट्रोपोस्फियर में तापमान यानी टेम्परेचर घटता है, डिक्रीज़ होता है, और इसी चीज़ को लैप्स रेट बोलते हैं, गिरावट की दर या ह्रास दर बोलते हैं। कितना गिरता है, तो 165 मीटर ऊपर जाने में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, या फिर अगर 1 किलोमीटर के हिसाब से देखोगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। अब बात ये आती है कि कारण क्या है, क्योंकि अगर हम ध्यान से समझें तो अगर जैसे मान लेते हैं कि ये सूरज है, ठीक है, ये सन है, तो सनलाइट इस तरीके से आएगी, तो कायदे से तो ये समझ में कायदे से अगर हम बेसिक फिलॉसफी लगाएं, अगर एकदम लेमैन से पूछें किसी से कि भाई बताओ टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा ऊपर जाने में, तो ये बोलेगा हाँ आप सूरज के नज़दीक जा रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज़ ही करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पूरे एटमॉस्फेयर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ ट्रोपोस्फियर के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ क्षोभ मंडल के लिए बोल रहा हूँ। तो फिर बात ये आती है इसका कारण क्या है, वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। तो इसके पीछे का कारण अब समझो ध्यान से तुम, ठीक है। कैसे समझोगे, ध्यान से समझोगे। अगर ऐसे ही समझना है गोला से, तो गोला से वैसे तुम्हें, चलो ठीक है ऐसे ही समझ लो, ठीक है। ये मान लो सन है ये, ठीक है, ये सन है। सनलाइट जब आती है ना, तो ध्यान रखना इसमें विजिबल लाइट होती है ज़्यादातर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सनलाइट में सबसे ज़्यादा विजिबल लाइट होती है लगभग 51%, देन होता है इंफ्रारेड, लगभग उससे कम ही होता है, ठीक है, इंफ्रारेड, एंड देन आता है यूवी रेज, बहुत कम मात्रा में होता है, ये बहुत ही कम मात्रा में होता है। ये विजिबल लाइट सबसे ज़्यादा होता है, देन इंफ्रारेड, देन यूवी रेज। खैर, अब जब सनलाइट आती है ना, जब सनलाइट आती है तो ये अर्थ पे स्ट्राइक करती है और अर्थ सरफेस हमारी हीट हो जाती है। बस यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगा, अगर आप इधर उधर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, नींद में हैं, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, ठीक है। क्योंकि फिर ये अगर थोड़ा सा अगर ये गया तो आप ये मान लीजिए कि आपके अभी जब हम जो क्वेश्चन लगाएंगे तो लगभग 8-10 क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा, चाहे भले आप बाद में कितना रटते रहना, अगर आपने समझा नहीं तो फिर वो आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, वो गलत करते रहोगे, ठीक है। तो ध्यान समझना, ये आई हीट, ठीक है, ये अर्थ सरफेस जो मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हीट होगी, ये गर्म होगी, ठीक है। गर्म होने के बाद ये इंफ्रारेड वेव्स को रिफ्लेक्ट करेगी, ये जो है इंफ्रारेड के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगी, ठीक। एटमॉस्फियर कहाँ पे है, वायुमंडल का मतलब ये है, जो मैं काला काला डॉट डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, वायुमंडल तो यही है ना ट्रोपोस्फियर, क्यों भाई, ट्रोपोस्फियर तो यही है ना, जो जिसको मैंने हीट करवाया, जो ग्रीन कलर की बाउंड्री बनाई, वो तो अर्थ की सरफेस थी जो धूप पड़ने से गर्म हो गई।
दिन में जब धूप पड़ती है तो अर्थ की सरफेस गर्म होती है, जैसे अभी सुबह हो गई, धीरे धीरे बस गर्म होना शुरू हो जाएगी, शाम तक गर्म होगी और रात में इसी को रेडिएट कर देती है, जो अर्थ सरफेस है वो छोड़ना शुरू कर देती है फ्रॉम द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। अभी ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, ये हीट होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है हीट्स अप बिकॉज ऑफ व्हाट। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना है, जो सन से ये आ रही है लाइट, इसको बोलते हैं इंसोलेशन या आतपन, इंसोलेशन, ठीक है, ये सौर विकिरण, इंसोलेशन या हिंदी में आतपन या सौर विकिरण। और ये जो ग्रीन कलर का मैंने ड्रॉ किया है, ये इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, स्थलीय विकिरण या पार्थिव विकिरण। इतनी चीज़ समझ में आई। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर हीट होता है, गर्म होता है, हीट्स अप बिकॉज ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड नॉट इंसोलेशन। इंसोलेशन से क्या हीट हो रहा है, अर्थ की सरफेस, सतह, जो पृथ्वी की सतह है वो गर्म हो रही है, लेकिन जो वायुमंडल है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण की वजह से गर्म हो रहा है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यानी हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसें हैं, ऐसी गैसेज हैं जो कि इंसोलेशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि वो आने जाने देती हैं, खुद से पास हो जाने देती हैं कि आओ भाई आओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शॉर्ट के लिए आओ जाओ कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप आओ आराम से, आप जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ओपेक है। आपको समझ में नहीं आया होगा ना, बड़ी अच्छी बात है। अब देखना आप समझ में आया क्या। गैसेस जो होती हैं यहाँ पे कुछ, सारी नहीं, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो शॉर्ट वेवलेंथ के जो रेडिएशन होते हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, पूरा लिख दें, उनके लिए ट्रांसपेरेंट होती हैं, यानी उनको आने जाने देती हैं। लेकिन जो लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं, यानी जिनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, ठीक है, जिनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, उनके लिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, ओपेक होती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में आया कि ये पक्का जो इंसोलेशन है ये शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में होगा, तभी इसको आने दिया, लेकिन इसको ये जाने नहीं देती हैं, कैप्चर कर लेती हैं और गर्म हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपका लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में। यानी हुआ क्या, हुआ ये कि ये इंसोलेशन शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में था, और लेकिन जब स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्ट बैक किया अर्थ सरफेस से, इसका नेचर चेंज हो गया। अगर वही नेचर रहता तो आराम से निकल जाता। क्यों? क्योंकि ये जो गैसेज हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांसपेरेंट है, आने जाने देती हैं। लेकिन क्योंकि इसका नेचर चेंज हो गया, अभी लॉन्ग वेवलेंथ हो गया, तो लॉन्ग वेवलेंथ के लिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं है ये गैसेज। इसी की वजह से आप यहाँ पे देखो अब, ठीक है, इसी की वजह से अगर ये मान लो अर्थ सरफेस है हमारी, ठीक है, और उसमें ये हमारा एटमॉस्फेयर था, ठीक है, अगर ये हमारा एटमॉस्फेयर था, अब बताओ एटमॉस्फेयर हीट किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह, हरी वाली की वजह से या फिर ब्लू वाली की वजह से? बताओ किससे हीट हो रहा है? ब्लू वाली से हीट हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि गैसेस का मात्रा नीचे ज़्यादा है, ऊपर जाते जाते कम होने लगता है गैसों की जो मात्रा है, जो उनका अमाउंट है, ड्यू टू वही ग्रेविटी मैंने बताया था। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे ज़्यादा हीट कैप्चर होगी, क्योंकि वहाँ पर ऊपर गैसेस कम है, तो यहाँ पर कम कैप्चर होगी, यहाँ थोड़ी और कम कैप्चर होगी, यहाँ थोड़ी और कम कैप्चर होगी, यहाँ, इसीलिए ऊपर जाने में टेम्परेचर घट रहा है। अगर इंसोलेशन से हीट अप हो रहा होता तो अगर हम जितना ऊपर जाते तो उतना ही और गर्मी मिलती। और ऐसी गैसों को, these gases are called as what? These gases are called as greenhouse gases. ग्रीन हाउस गैसें क्यों बोलते हैं इनको? ग्रीन हाउस गैसें इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था ठंडे इलाकों में, पोलर एरियाज़ में। पोलर एरियाज़ में क्या होता है कि क्या होता था या फिर क्या होता है, वो ये है कि यहाँ पर उतनी ज़्यादा हीट, सनलाइट नहीं आती है, इंसोलेशन उतना ज़्यादा नहीं आता है। अब अगर वो भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू चला जाएगा
तो फिर वहाँ पे लिविंग या हैबिटेबल कंडीशन बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, हम लोग तो गर्मी में परेशान हो जाते हैं धूप से, लेकिन पोलर एरियाज़ में वहाँ पर वैसे ही बहुत ही कम सनलाइट रिसीव होती है। तो आपको पता है कि बहुत ही स्लैंटिंग रेस पड़ती है वहाँ पे, तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला, एक ग्लास बनाया इस तरीके का ग्रीन, ठीक है, एक ग्लास बनाया जो जिसका ये काम था, जो इस तरह का था, उसका नेचर ये था कि वो आने देता था गर्मी को लेकिन जाने नहीं देता था गर्मी को। ठीक है, तो इससे क्या होता था, अंदर का जो माहौल है वो गर्म रहता था पूरा, जिसकी वजह से जो थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं वो सर्वाइव कर पाते थे, क्योंकि ये ग्रीन सब फॉर्मेट था पूरा, तो इसलिए इनको ग्रीन हाउस गैसेज बोल दिया गया। ऐसी गैसें जो ग्रीन हाउस की तरह बिहेव करती हैं, जो कॉन्सेप्ट आपका पोलर एरियाज़ में निकल के आया था। एक ऐसा ग्लास, ऐसा कांच बनाया गया था जिसमें कि धूप आती तो थी लेकिन जा नहीं पाती थी, गर्मी जा नहीं पाती थी। तो क्योंकि वहाँ से ये टर्म निकल के आए, तो इसीलिए ऐसे गैसों को ग्रीन हाउस गैसें बोलते हैं, जो कि आने तो देती हैं गैसों को लेकिन जाने नहीं देती हैं। अब ये एक, जैसे मैंने ग्रीन हाउस बोला तो काफ़ी नेगेटिव पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में बना होगा, ग्रीन हाउस ओके ठीक है, इसी से हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी तो अर्थ में लिविंग कंडीशन भी नहीं रहेगी। आप सोचो, अगर पूरी हीट एस्केप कर जाएगी, हीट ट्रैप ही नहीं होगी, तो यहाँ पर अर्थ सरफेस में एकदम बर्फ़ जम जाएगी, लिविंग कंडीशंस रहेंगी ही नहीं। और अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसके लिए हमारा मदर नेचर रिस्पॉन्सिबल नहीं, हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने इतना कार्बन डाइऑक्साइड और जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट किए हैं कि जिसकी वजह से ये सब क्या कर रही हैं, ज़्यादा हीट को कैप्चर कर रही हैं। अर्थ तो अपना हीट बैलेंस मेंटेन करके चलता ही है, जिसको कि हम हीट बजट में पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा गैसेज डाल दी ग्रीन हाउस गैसेज कि वो हीट को कैप्चर कर रहे हैं और हमारे ओवरऑल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की अगर बात करेंगे तो ये आती हैं जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा वाटर वेपर होता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, देन मेथेन। सर क्या वाटर वेपर यानी कि जो जल वाष्प है वो भी ग्रीन हाउस गैस है? बिल्कुल है। ठीक है, वाटर वेपर की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे वेरिएबल फॉर्म ऑफ ग्रीन हाउस गैस है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो, जिसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो। अब इसमें सबसे बहुत ज़्यादा चेंज क्यों होता है, बहुत ज़्यादा बदलाव क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि वाटर वेपर बनता कैसे है। वाटर वेपर, जब आप बताओ, जब पानी पड़ा हो ज़मीन में और धूप पड़े अखियन में, मतलब उस पानी पे, तो फिर क्या होगा, वो वेपर के फॉर्म में बनेगा, वेपर के फॉर्म में वेपराइज होगा, वो कंडेंस होगा, और यहाँ पे छोटे 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 ऐसे वेपर्स बन जाएंगे जो ग्रीन हाउस गैस की तरह ब्लैंकेट के तौर पे एक्ट करते हैं और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। ठीक, तो वेरिएबल इसीलिए है क्योंकि अगर धूप नहीं पड़ेगी तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, और अगर पानी नहीं मिलेगा धूप को तो भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कम हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी मुझे बताओ, जो वाटर वेपर है इक्वेटर में ज़्यादा होगा या पोल्स में ज़्यादा होगा? कहाँ पे ज़्यादा होगा वाटर वेपर? कहाँ ज़्यादा होगा, इक्वेटर में, भूमध्य रेखा में, या फिर ध्रुवों पे, पोल्स पे? बताइए। सर जी क्या सच में सनरेज एक इंसान को दोबारा से फिर ज़िंदगी दे सकती है? अमन श्योर्स कहाँ, मतलब भाई ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, थोड़ा तो साइंटिफिक बात करो। ये लॉन्ग वेवलेंथ क्यों बन गई? इनका नेचर चेंज हो गया भाई, ठीक है, अर्थ सरफेस पे होने से। इसके पीछे के फिजिक्स केमिस्ट्री में हमें नहीं जानना, ये हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इक्वेटर, इक्वेटर, सबका इक्वेटर है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा है। इक्वेटर पे ना सिर्फ टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी खूब होती है, तो यहाँ पर पानी भी आपको खूब मिलेगा। तो मोर एट इक्वेटर होता है क्या, वाटर वेपर। ठीक, क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी वेरिएबल है, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डाल दिया है कि जो नेचुरल से बहुत ज़्यादा हो गया। कहीं कहीं पे कम होता है जहाँ पर उतना ज़्यादा एमिशंस नहीं होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अभी सिर्फ हम कहाँ पे हैं, अभी ट्रोपोस्फियर में ही पड़े हुए हैं। अब हमारा, थोड़ा सा पानी पी लें, गुड, एक सेकंड। अभी मैंने बताया ये हीट हो रहा था, ये एटमॉस्फेयर था, ये हीट हुआ था, राइट। एक्चुअल में ये जो पूरा हीटिंग होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, वो 3 तरीक़ों से होता है। कैसे? 3 तरीक़ों से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन। जो लिखा हुआ है उसमें तुम्हें अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बाद में पढ़ लेना उसको, ठीक है। अभी बस जितना जहाँ जहाँ पेन ड्रॉ कर रहे हैं बस उतना पढ़ना तुम, ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। ठीक, कंडक्शन का मतलब होता है चालन, कन्वेक्शन संवहन, और एडवेक्शन का विवहन। एडवेक्शन को बिल्कुल अभी छोड़ दो, सबसे पहले आओ कंडक्शन पे। ठीक,
द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज कंडक्शन। जैसे कि इस बंदे ने या फिर आपने भी एक्सपीरियंस तो किया ही होगा कभी ना कभी, गैस स्टोव है, ठीक है, ये फायर है, फायर में इसने आयरन रॉड को जो है इस तरीके से छड़ को लगा रखा है, धीरे 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 पूरी आयरन रॉड गर्म हो जाएगी। इतना तो पता है सबको, ये हीट ट्रांसफ़र होगी यहाँ से यहाँ पे। अब हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रही है? कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रही है, ठीक है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स जो यहाँ पे हैं उनको ये हीट ट्रांसफ़र करेंगे, देन ये गर्म हुआ, देन ये आगे वालों को ट्रांसफ़र करेंगे, देन ये आगे वालों को, देन ये आगे वालों को, और आपको गर्म एक्सपीरियंस होगा, कंडक्शन। ठीक, ये होता है कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? पहले भी इसी सेम फिगर के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कन्वेक्शन क्या होता है। चीज़ों का राइज करना, ठीक है। कौन सी चीज़ें? जो गर्म चीज़ें हैं वो ऊपर उठेंगी, जो ठंडी चीज़ें हैं वो नीचे जाएंगी। जो गर्म चीज़ें वो ऊपर उठेंगी, ठीक है, ऊपर उठेंगी वो, क्यों? क्योंकि वो लाइट हो गई हैं, हल्की हो गई हैं। ऐसा नहीं कि जैसे गैस स्टोव है, अब कंडक्शन का मतलब क्या हो, अगर मैं यहाँ पर कन्वेक्शन ना करके कंडक्शन करवाऊँ तो क्या होगा यहाँ पे? यही होगा कि यार ये गर्म हो गई, गर्म वाली वहीं पे है, इन्होंने हीट ऊपर वालों को ट्रांसफ़र करी, इन्होंने ऊपर वाले को ट्रांसफ़र करी। अगर ऐसा होता तो मैंने तुम्हें वो जो जब ये पढ़ा रहा था तो एग्जांपल दिया था कि सर्दियों के टाइम पे वो तुम रॉड डालते हो पानी गर्म करने वाली, अगर ऐसा होता तो नीचे वाले गर्म हो जाते, फिर नीचे वाले ऊपर को हीट ट्रांसफ़र करते, फिर वो और ऊपर को करते, फिर वो और ऊपर करते, इस तरीके से होता। लेकिन ऐसे तो होता नहीं। कैसे होता है? जब थोड़ी देर तुम रॉड डालो तो तुम्हें पाओगे कि जब तुम हाथ डालते हो, रॉड को निकाल के चेक करते हो, तो ऊपर गर्म लगता है लेकिन नीचे ठंडा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरीके से वहाँ कंडक्शन नहीं हुआ जहाँ ट्रांसफ़र ऑफ हीट हुआ है बिटवीन द पार्टिकल्स ना। जो लेयर गर्म हो गई वो तुरंत ऊपर की ओर भागती है अपने आप, हटो हटो हटो, ऊपर जाने दो, ऊपर जाने दो। अब ऊपर जाएगी तो कोई तो नीचे जाएगा, तो ऊपर नीचे वाली, और मतलब ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। तो इस तरीके का जो मूवमेंट पूरा बनता है, साइकिल बनती है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। समझ में आ गया? कंडक्शन और कन्वेक्शन। एडवेक्शन भूल जाओ अभी। अब ये मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ? क्योंकि अर्थ का जो हीटिंग होती है उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन तीनों का लेना देना होता है। अब जो हमारी अर्थ की सबसे निचली परत होती है, यानी कि जैसे ये अर्थ सरफेस है, मैंने क्या बताया था? इंसोलेशन से हीट होती है। ये जो अर्थ सरफेस है, जो ग्रीन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अर्थ सरफेस है। ये कैसे हीट हुई होगी? इंसोलेशन से हीट हुई होगी। तो इसके जो जस्ट नज़दीक वाली है, ये यहाँ राइट वाले फिगर में देखो, ये इसके जो जस्ट नज़दीक वाली है, ये कंडक्शन से हीट होगी, क्योंकि वो अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में है, तो वो तुरंत गर्म हो जाएगी, तुरंत गर्म होगी। और अब गर्म हवा ये ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर की ओर उठेगी, ठंडी हवा नीचे की ओर जाएगी। तो अब एक बार कंडक्शन हो गया सबसे निचली वाली परत में, तो ऊपर की परतें कैसे गर्म होंगी? अब वो कन्वेक्शन से होंगी। समझ में आया ये चीज़? कि जो हमारी अर्थ सरफेस है उसके जो सबसे कांटेक्ट में सबसे निचली गैसेस की लेयर है वो कंडक्शन से हीट होगी। एक बार हीट होते ही वो वहाँ पे कन्वेक्शन होने लगेगा। तो कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों लग रहा है यहाँ हीटिंग पे। ठीक। एडवेक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट भी तो होता है, ऐसे थोड़ी ना कि ऊपर की ओर हीट ट्रांसफ़र होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर कहीं बारिश वारिश होती है तो आपको ठंडी हवा पहले ही आना शुरू हो जाती है, होता है कि नहीं? जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, तो हमारा गांव इस साइड है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब हमारा गांव इस साइड है। तो जब भी ऐसे ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, ठीक है, इधर की ओर से, तो तुरंत हमें बोलती लगता है गांव में बारिश हो गई। तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसे तो नहीं गई होंगी, ऐसे ही आई होंगी ना हवाएं, तभी तो पता चला है कि भाई यहाँ गाँव में जो है बारिश हुई, तभी ठंडी ठंडी हवा आ रही है गाँव की तरफ से। हाँ, फिर तुरंत फिर मम्मी गाँव में फ़ोन लगा के पूछती हैं बारिश हुई कि नहीं हुई। तो ऊपर की ओर तो नहीं जा रही होगी, हॉरिजॉन्टली चल रही होगी। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज एडवेक्शन। और जो लू चलती है गर्मियों के टाइम पे इज अ रिजल्ट ऑफ एडवेक्शन। सीधा क्वेश्चन बनता है, ये जो उदाहरण लिख रखे हैं ना, ये सीधा क्वेश्चन बनता है, एकदम सीधा। ध्यान रखना, रट लेना इसको कि जो लू है वो एडवेक्शन की वजह से चलती है, जहाँ पर हॉरिजॉन्टल क्षैतिज तरीके से स्थानांतरण होता है वायु का। सर आपने बोला था अर्थ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट होती है और अभी इंसुलेशन से बोल रहे हो। अरे मेरे भैया, अर्थ की सरफेस इंसुलेशन से हीट होती है, अर्थ का एटमॉस्फेयर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट होता है। समझ रहे हैं आप? अर्थ की ये सरफेस है, हीट किससे हुई? ये हुई हीट इंसुलेशन की वजह से, ठीक है। और ये इसकी जो निचली लेयर है उसमें हुआ कंडक्शन,
ठीक, उसमें हुआ कंडक्शन। और बाकी की जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, मेनली तो जो हीटिंग होगी वो ग्रीन हाउस गैसेज ही करके देंगी, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ब्लॉक कर लेंगी रात के टाइम पे। ठीक है, रात के टाइम पे जो ये ब्लॉक कर लेंगी। लेकिन दिन के समय एकदम निचली लेयर पे अगर आप बोलेंगे तो कंडक्शन के थ्रू हीटिंग होती है, कंडक्शन के थ्रू एकदम हीटिंग होगी, जो अर्थ सरफेस हीट हुई है इंसोलेशन की वजह से। तो ये थोड़ा सा चीज़ ध्यान रखिएगा। सर दिवाली की छुट्टी हो जाएंगी भाई, अभी ऐसा मत समझना पूरा फ्राइडे तक क्लासेस होंगी। ठीक है, ये मत समझना कि उससे पहले छुट्टी उट्टी कुछ हो जाएगी, बाकी फ्राइडे को बताएंगे। ऐसे में तो ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों भाई बढ़ेगा, क्यों ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ेगा क्यों? तुमको वही लग रहा होगा ना कि कंडक्शन हुआ और शायद तुमने कंडक्शन से क्या करवा दिया कि हीट को ट्रांसफ़र करवा दिया ऊपर से। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया, मेन जो ये एटमॉस्फेयर है उसकी हीटिंग किसकी वजह से हो रही है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से हो रही है। जो पार्थिव विकिरण है इसकी वजह से हो रही है। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हीट को कैप्चर कर रहे हैं, उसकी वजह से हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, अभी एडवेक्शन भी हो गया। अब आते हैं इंसोलेशन के इफेक्ट से। ट्रोपोस्फियर तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, ट्रोपोस्फियर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद बाकी तो खटखट तुरंत हो जाएगा। मेनली तो यही सारी चीज़ें हमें देखनी है। इंसोलेशन यानी जो सूर्य ताप या फिर हम बोल सकते हैं जो सौर विकिरण है उसके क्या प्रभाव होते हैं। तो इक्वेटर पे इंसोलेशन कम होता है, ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि जो हमारी ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये जो हमारी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, यहाँ पे जो इंसोलेशन है, जो धूप आती है वो थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू जो आपकी ट्रॉपिक्स में आ रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, वातावरण की पारदर्शिता। इक्वेटर पे क्या होता है, अब आपको तो ये लग रहा होगा ना इक्वेटर पे सर यहाँ पे तो डायरेक्ट रेज पड़ रही है सन की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यहाँ पे भी पड़ रही है, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं पड़ रही होंगी कहीं पे भी इक्वेटर से। आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इक्वेटर पे क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, बादल बहुत बनते हैं, बहुत बारिश होती है यहाँ पे। वो बादल क्या करते हैं, इस सनलाइट को रोक लेते हैं, उतनी नहीं आती है जितनी की आपकी नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर आएगी, यानी ट्रॉपिक्स के पास आएगी। तो इसीलिए ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर इस तरीके से लिखे इंसोलेशन इज़ हाईएस्ट एट द इक्वेटर, दिस इज़ रॉन्ग। इंसोलेशन इज़ हाईएस्ट ड्यू टू इन द ट्रॉपिक ड्यू टू मिनिमल क्लाउड कवरिंग। यहाँ पे डायरेक्ट रेज भी आ रही है, क्लाउड भी नहीं उतने, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा होगी आपकी। क्या अब सर यहाँ पे क्लाउड क्यों नहीं है, ये आपको आगे वाले लेक्चर्स में समझ में आएगा। ठीक है, फ्राइडे तक हमारी पूरी क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो हवाएं होती हैं वो सिंक करती हैं, और जो सिंक करती हैं नीचे जाती हवा कभी बारिश नहीं करती है। इसीलिए आपको ट्रॉपिक्स पे क्या है, इंसोलेशन की मात्रा यानी कि जो आतपन बोल लो या फिर सौर विकिरण, उसकी मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। फैक्टर्स इफेक्टिंग इंसोलेशन, ये था इफेक्ट ऑफ इंसोलेशन। ठीक है, थोड़ा बहुत कि इंसोलेशन कहाँ मिलता है ज़्यादा। अब इंसोलेशन किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है? पहला तो अभी मैंने आपको बताया, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, कितना एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट है, जितना ट्रांसपेरेंट होगा उतना ही ज़्यादा इंसोलेशन होगा। दूसरा लेंथ ऑफ द डे, दिन की लंबाई। अब जैसे आपको पता है सर्दियाँ आ रही हैं धीरे धीरे, हमारा अक्टूबर आ गया, सर्दियाँ फिर नवंबर, तो धीरे धीरे दिन की जो लेंथ है वो कम होती रहेगी, रात बड़ी होती रहेगी। इसकी वजह से इंसोलेशन जो है वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि रात में तो इंसोलेशन आता नहीं है, दिन के समय आता है, तो इंसोलेशन का जो मात्रा है वो धीरे धीरे अब कम होता जाएगा। अर्थ का टिल्ट एंड रोटेशन, अगर अर्थ टिल्टेड ना होती, अगर सीधा होती, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी सन रेज ऐसा 6 महीने के लिए दिन और 6 महीने के लिए रात तो होती नहीं, यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से मिलती है। लेकिन क्योंकि टिल्ट है तो इस तरीके से सनलाइट मिलती है कि यहाँ पर जो है, या फिर यहाँ पे जब सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होगा टुवर्ड्स दी सन, तो जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है वो काफ़ी वेरी करता है अर्थ के टिल्ट की वजह से एंड अर्थ के रोटेशन की वजह से। अर्थ के रोटेशन की वजह से कैसे इफेक्ट होता है, क्योंकि अभी जैसे दिन है तो इंसोलेशन आ रहा है, अब थोड़ी देर में अर्थ क्योंकि रोटेट कर रही है धीरे धीरे तो रात हो जाएगी और इंसोलेशन नहीं आएगा। लैटिट्यूड पे कैसे वो करता है, क्यों लैटिट्यूड पे कैसे अफेक्ट करता है, तो ये तो बहुत आसान है। ये लैटिट्यूड है कि ये लैटिट्यूड है कि ये लैटिट्यूड है, ये है ये है। अब इस लैटिट्यूड पे ज़्यादा इंसोलेशन, अब जैसे जैसे हायर लैटिट्यूड पे जाओगे, जैसे जैसे हायर लैटिट्यूड पे जाओगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ इंसोलेशन कम होता जाएगा। बस एक एक्सेप्शन है, और आपको अभी मैंने एक्सेप्शन बताया कि यहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा होता है
नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक्स के पास एज कम्पेयर टू इक्वेटर। बाकी तो हायर लैटिट्यूड पे जाने पे इंसोलेशन की मात्रा कम ही होती है। देन 5वें नंबर पे आता है सरफेस रिफ्लेक्शन, दैट इज अल्बीडो, जिसको बोलते हैं सतह परावर्तन। अभी अल्बीडो क्या होता है उससे समझने से पहले आखिरी देख लो, पोजीशन ऑफ अर्थ भी बहुत मैटर करती है कि अर्थ के सन के रिस्पेक्ट में अर्थ की पोजीशन क्या है। मतलब ये है कि हमने कुछ पढ़ा था, अगर आपको याद हो, पेरीहीलियन और एपीहीलियन, उपसौर और अपसौर, याद है आपको? पेरीहीलियन और एपीहीलियन, अपसौर और उपसौर, याद है? तो मुझे बताओ इंसोलेशन कब ज़्यादा होगा, पेरीहीलियन में या एपीहीलियन में, किस केस में? तो पेरीहीलियन का मतलब होता है कि जब हमारी अर्थ सबसे क्या, टॉरिड जोन, बिल्कुल टॉरिड जोन में ज़्यादा होगा। अर्थ सबसे नज़दीक है सन के, उसको बोलते हैं पेरीहीलियन। एपीहीलियन दूर है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पर इंसोलेशन कम होगा। डिस्टेंस कितनी होती है अगर आप याद करो, 147 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस होती है बिटवीन दी अर्थ एंड सन पेरीहीलियन के केस में, और इस केस में होती है 152 मिलियन ऑफ किलोमीटर्स। क्लियर? अल्बीडो को समझते हैं। अल्बीडो क्या होता है? अल्बीडो मतलब प्रकाशानुपात। अल्बीडो कुछ नहीं, जो सनलाइट आती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक, उसको अल्बीडो बोलते हैं। अगेन रिपीट, सनलाइट जो धूप आती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी को अल्बीडो बोलते हैं। अब हर सतह, हर सरफेस का अलग अलग अल्बीडो होता है, यानी अलग अलग रिफ्लेक्टिंग पावर होता है। मतलब ये है कि यहाँ पे ये बर्फ़ पड़ी हुई है, पेंगुइन लोग हैं ना, यहाँ पे तो बर्फ़ ही हो गई है, और ये पानी है, तो और ये बादल है। बादल, बर्फ़ और पानी, ये तीनों का अल्बीडो अलग अलग होगा। ये क्यों? क्योंकि ये तीनों डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, तीनों डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। अब तुम मुझे बताओ, यहाँ मैं शीशा लेके खड़ा हो जाऊँ और एक जगह पत्थर लेके खड़ा हो जाऊँ, किसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा? सिंपल सी बात है, शीशा तुरंत रिफ्लेक्ट करके मारेगा उसको। बहुत ऑब्वियस है ना ये, कि भाई अगर हम शीशा लेके धूप में खड़े हो जाएं, तुम किसी आपने हरकत करी हुई होगी ना, किसी के सीधे आंखों में डायरेक्ट किया होगा सन रेस को। अब वही आप कागज़ लेके खड़े हो जाओ, कुछ भी होगा? इतना नहीं होगा, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिंग पावर नहीं है ना उतना। तो हर सरफेस का अलग अलग रिफ्लेक्टिंग पावर होता है, जिसको अल्बीडो बोलते हैं। और किसका कितना होता है तो वो ध्यान रखने वाली बात है। पहली बात तो ये तुम ध्यान रखना, हाईएस्ट होता है स्नो का, बर्फ़ का, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्नो होती है, जो नई नई बर्फ़ होती है, आइस कैप या ग्लेशियर का, बर्फ़ का सबसे ज़्यादा अल्बीडो होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। फ्रेश स्नो का अल्बीडो 80% होता है। जो सी आइस होती है, समुद्र में जो बर्फ़ होती है, उसका कम होता है, 35% होता है। पुरानी बर्फ़ का 59। ठीक है, धीरे धीरे अगर आप देखो तो डेजर्ट में और कम होगा, और ओशन जो लेक्स होते हैं पानी वानी में, उसका और कम होता है। तो हाईएस्ट कहाँ है अल्बीडो? फ्रेश स्नो का तकरीबन 80%। इन 20% एब्जॉर्प्शन हो रहा है और 80% का लगभग रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसको अल्बीडो बोल रहे हैं। ओल्ड स्नो, देन सी आइस, देन सैंड एंड डेजर्ट, देन लैंड सरफेस एंड देन ओशन लेक्स। तो ये अल्बीडो है। अल्बीडो वैल्यूज ऑफ डिफरेंट सर्फेसेज एंड क्लाउड्स। क्लाउड का जब मैं कल पढ़ाऊंगा क्लाउड, तो वहाँ देखेंगे जब अलग अलग तरीके के क्लाउड होंगे तो उनमें से किसका अल्बीडो ज़्यादा होगा, क्योंकि भी टाइप्स ऑफ क्लाउड पढ़ा ही नहीं, तो फिर ऐसे कैसे बता दूँ मैं आपको। ठीक, अब आते हैं हीट बजट पे। हीट बजट होता क्या है? यहाँ तक किसी को आई थिंक कोई डाउट तो नहीं होगा अभी, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? चलो हीट बजट समझते हैं क्या वो चीज़ होती है। तो हीट बजट कुछ नहीं, हमारी जो अर्थ है एज अ होल नीदर एक्यूमुलेट्स द हीट एंड नॉर लूजेस द हीट। वो अपने हीट को मेंटेन करके रखती है, जिसको बोलते हैं हीट बैलेंस या हीट बजट। इसमें क्या है, इसमें पूरा ये तो आप समझ में आ गया। हीट बजट इज द बैलेंस बिटवीन द हीट दैट द अर्थ एब्जॉर्ब्स फ्रॉम द सन एंड द हीट दैट इट रेडिएट्स बैक टू स्पेस। तो वो बैलेंस में रहता है, उसको हीट बजट बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो जाने देना इसको, ठीक है? क्योंकि ऐसे डिटेल में इतना तो नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है? लेकिन अगर आपका ऐसा है कि नहीं समझना है या फिर आगे हायर एग्ज़ाम देना है तो उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है, PCS लेवल में, तो ठीक है समझ लेना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, अगर 100% ऑफ इंसोलेशन आती है, जो इंसोलेशन मतलब अभी अब आपको बताया मैंने सौर विकिरण आता है, तो उसमें से 100% में से 35%, यहाँ पे तो 30% है लगभग, आप मान लो कि क्लाउड का मिलाकर ये सब मिला के इस तरीके से यहाँ देखो, 35 आपका पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है, 35 रिफ्लेक्ट हो जाता है स्पेस से ही, अर्थ सरफेस में पहुँचता नहीं है। 35 तो स्पेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, स्पेस में ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, चीज़ ध्यान रखिएगा। बचा कितना? 65। बचा कितना? 65। ये एब्जॉर्ब होता है, जिसमें कि
14 ये मान लो कि विद इन दी एटमॉस्फेयर और 51 विद इन दी अर्थ सरफेस। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। 14 जो है ये आपका एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और बाकी का जो बच गया आपका कितना बचा, 51 होगा ना, 51, ठीक है। 51 ये अर्थ की जो सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक। ये जो है अर्थ सरफेस जो एब्जॉर्ब किया, इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में वापस भेज देती है, ठीक। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन याद है आपको? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जिसकी वजह से हमारा ये अर्थ हीट हो रहा था, जब ये इस तरीके से अर्थ सरफेस अपनी हीट को छोड़ रहा था, गर्म कर रहा था, तो ये जो लेयर थी वो गर्म हो गई थी, याद है आपको? अभी बताया था, ठीक है। देन उसके बाद, और ये एस्केप नहीं कर पाई थी। क्यों एस्केप नहीं कर पाई थी? क्योंकि गैसेस ने जो है तुरंत एब्जॉर्ब कर लिया था उसको। खैर, तो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो गया, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से क्या हुआ कि पूरा 51 यूनिट्स टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गया। बाकी के जो आपके कितना यूनिट बच गया, एक सेकेंड, 51, ठीक, क्लियर? इतनी चीज़ सरफेस ओके 100, ठीक है, ओके। तो ये अर्थ सरफेस ने टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में इसको वापस कर दिया, जिसमें डिफरेंट जो हमारी चीज़ें हैं वो अपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें अपने अपने हिसाब से इसका एब्जॉर्प्शन कर लेंगी। ये जो बाकी का जो 14 बचा था हमारा, जो 14 बचा था, ये स्पेस में चला जाता है एटमॉस्फेयर से, यानी अर्थ सरफेस में स्ट्राइक किया ही नहीं था, ठीक है। यानी कि जितना हीट रिसीव किया अर्थ ने उतना ही वापस भेज दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि कितना पार्ट होता है हमारे इंसुलेशन का जो अर्थ सरफेस में कभी पहुँचता ही नहीं है। वो कितना होता है? 35 होता है, 35। जो पहुँचता है उसमें से क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है? एटमॉस्फेयर में जो कितना एब्जॉर्ब करता है, अर्थ सरफेस कितनी एब्जॉर्ब करती है? 14 एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगा, 51 अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब करेगी। इतना बस तुम ध्यान रखना, ठीक है। इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। और बाकी ये तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हीट होता है कि भाई इस तरीके से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से हमारा ये जो लेयर्स हैं वो हीट होती हैं। फिर ये जो हीट हुई हैं लेयर, ये क्या करेंगी? कन्वेक्शन की वजह से हीट को ऊपर ट्रांसफ़र करेंगी, ठीक है। चलो, हीट बजट ख़त्म। टेम्परेचर इन्वर्जन पे आते हैं। अभी हम अगली लेयर पे आए ही नहीं है, स्ट्रेटोस्फीयर पे, लेकिन जब आएंगे तो विद इन 10 मिनट सारी खत्म हो जाएंगी। यहीं पे इतने सारे फिनोमिना हैं जिनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। अब आते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन पे। तापीय व्युत्क्रमण होता क्या है? अभी हमने पढ़ा था कि ऊपर जाने में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तापमान घटता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो के तापमान बढ़ जाए, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तो उसको बोल देते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कुछ पलट गया, कुछ उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया। तो क्या पलट गया? टेम्परेचर का जो नेचर है वो चेंज हो गया, वो पलट गया। जो पहले डिक्रीज़ हो रहा था अब वो इंक्रीज़ होने लगा। ऐसा क्यों होने लगा वो अब आप समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो आप यहाँ पे समझेंगे। फेवरेबल जो कंडीशन है वो बाद में देखेंगे, पहले समझ लो, फील ले लो, उसके बाद। दिन में क्या होता है, आपकी हीट आती है, ठीक है, और रात के समय क्या होता है? रात के समय में हीट वापस जाती है। सर्दियों का समय आ रहा है अभी धीरे धीरे, ठीक है, आपका सर्दियों का समय आ रहा है। अब सर्दियों में रात लंबी होती है कि छोटी होती है? बताओ जल्दी से। तो लंबी होती है एकदम, लेकिन क्या करें, लंबी रात होती है लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं उस रात में। खैर कोई नहीं। तो रात लंबी होती है, तो यानी कि आप मुझे बताओ कि हीट पूरी एस्केप हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे अर्थ सरफेस जो है वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी क्योंकि रात बहुत लंबी थी, क्योंकि रात बहुत लंबी थी और क्योंकि सर्दियों की रात है। ध्यान रखना, सर्दियों की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि सर्दियों की है तो उतनी हीट आई भी नहीं होगी दिन में, और जो आई वो चली भी गई। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी अर्थ की सरफेस सर्दियों में बहुत ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो पास की जो लेयर्स होती हैं, जो गैसेस की जो लेयर्स होती हैं, वो कूल डाउन हो जाती हैं ड्यू टू अगेन कंडक्शन। बहुत ठंडी हो जाती हैं क्योंकि उसके कांटेक्ट में। ये बहुत ठंडी हो जाती हैं क्योंकि ये कांटेक्ट में कंडक्शन की वजह से। लेकिन ऊपर तो अभी गर्मी है, क्योंकि जो हीट एस्केप की है उसको तो पकड़ के रखेंगी ना, कौन? ग्रीन हाउस गैसेस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको पकड़ के रखेंगी। सर यहाँ पे भी पकड़ के उन्होंने रखा होगा, लेकिन अर्थ सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से जो उसके पास में है वो ठंडी हो गई होंगी। तो अब जब हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ा नहीं,
सॉरी घटा नहीं, बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ठंडी हवा हो गई है और ऊपर गर्म हवा हो गई है, तो ऊपर जाने में टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं करेगा, इंक्रीज़ करेगा। इसी को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस यानी कि अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती हैं, एक तो लंबी शीतकालीन रात होनी चाहिए, तभी जब लंबी रात होगी तो पूरी हीट जो है एस्केप कर जाएगी, ये ठंडी हो जाएगी, उतना इंसोलेशन आया भी नहीं था, जो आया वो चला गया। और क्योंकि अभी ठंडियों की रात है तो ये अर्थ सरफेस पूरी ठंडी हो जाएगी, तो ये जो उसके क्लोज लेयर है वो ठंडी हो जाएगी, लेकिन ऊपर तो गर्म लेयर का पूरा वो बना हुआ है। इसको हम इन्वर्जन लिड बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम इन्वर्जन लिड बोल देते हैं। खैर समझ में आया। लॉन्ग विंटर नाइट, ड्यूरिंग लॉन्ग नाइट अर्थ सरफेस लूजेज हीट रैपिडली थ्रू रेडिएशन कूलिंग द एयर नियर द सरफेस। तो हीट रेडिएट हो जाएगी और जो सरफेस में है वो कूल डाउन हो जाएगी। अब स्टिल एयर चाहिए, शांत हवा चाहिए। शांत हवा क्यों चाहिए? काम एंड स्टेबल एयर प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ कोल्ड सरफेस एयर। अगर शांत हवा नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस रहेगा एयर में, बहुत ज़्यादा हवा चल रही होगी इधर उधर, तो क्या होगा, वार्म और कोल्ड एयर आपस में मिक्स हो जाएंगी, तो काहे का टेम्परेचर इन्वर्जन तुमको देखने को मिलेगा। गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में मिल जाएंगी, कोई टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना टेम्परेचर इन्वर्जन, अगर तुम्हें फील नहीं लिया, अगर तुम्हें समझ नहीं आया, तो जो कल का क्लास है वो तुम्हें समझ नहीं आएगा, जहाँ पर फॉग यानी कि कोहरा, कुहासा, ड्यू, ये सब जो पढ़ाएंगे वो सब इसी से ही संबंधित है। जो फॉग बनता है सर्दियों में, कोहरा, वो इसी से संबंधित है। वो कल आपको समझ में आएगा क्यों इसी से संबंधित है, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। हिंट देता हूँ मैं आपको, फिर मैं या फिर थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा जब हवा चल रही होती है बहुत ज़्यादा तो कोहरा नहीं होता है उतना ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ एयर हो जाती है। तो वो मैं आपको कल बताऊँ क्यों नहीं होता, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, टेम्परेचर इन्वर्जन होगा तो कोल्ड और वार्म एयर मिक्स कर जाएगी, सब मामला ख़राब हो जाएगा। और क्लियर क्लाउडलेस स्काई चाहिए, यानी कि स्पष्ट और बादलहीन आकाश चाहिए। बादलहीन आकाश नहीं होगा तो क्या होगा, मान लेते हैं बादल है यहाँ पे, मान लेते हैं बादल है यहाँ पे, तो ये जो वार्म एयर ऊपर की ओर उठ रही है, ये वार्म एयर ऊपर की ओर उठेगी या नहीं, ये रिफ्लेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि क्लाउड का कुछ ना कुछ तो अल्बीडो होता है, वो रिफ्लेक्ट करेगा, और जब रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, हीट को भी रिफ्लेक्ट करेगा, तो क्या करेगी, वो वार्म एयर यहाँ पर जमा होने लगेगी, तो कोई टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होगा। आप मुझे बताओ, तो नहीं आप मुझे बताओ, जब बारिश होती है सर्दियों में तो ज़्यादा ठंडी होती है उस दिन में या फिर कम ठंडी होती है? जिस दिन बादल होते हैं, यानी कि जिस दिन बारिश वाला माहौल होता है सर्दियों के समय में, तो उस दिन कम ठंडी पड़ती है, ज़्यादा ठंडी पड़ती है? बताओ बताओ मुझे, ज़्यादा ठंडी पड़ेगी या कम ठंडी पड़ेगी? तो आप सभी लोग बोलोगे कि सर ज़्यादा नहीं, कम ठंडी पड़ेगी। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो बादल होते हैं वो हीट को वापस भेज देते हैं, तो इस वजह से कम ठंडी पड़ती है उस दिन। ठीक, सिंपल, ठीक है। तो इसीलिए क्लियर क्लाउडलेस स्काई चाहिए। अब मुझे पता है मैं इससे पहले पूछूं कि समझ में आ गया तो वंस मोर तो होगा कुछ लोगों का, तो ध्यान से समझो यहाँ पे, ठीक है। ये अर्थ सरफेस है। जब एक ठंडियों की रात होती है, ठंडियों की रात बहुत लंबी रात होती है, कम इंसुलेशन था और जल्दी से उसने रेडिएट भी कर दिया, अब इसके पास कोई हीट नहीं बची है, यानी कि धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी। अब क्योंकि ठंडी होने लगेगी अर्थ की सरफेस, तो इसके पास की जो ये गैसें हैं वो भी ठंडी होने लगेंगी कंडक्शन के थ्रू। जब ये ठंडी होने लगेंगी, लेकिन हीट तो अभी ऊपर बनी हुई है, जो अभी हीट रिफ्लेक्ट बैक करी है वो तो हीट बनी हुई है, अगेन वही ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज वो सब, ठीक। तो इसीलिए जब हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ऊपर जाएंगे तापमान, यहाँ पे कम है तापमान, ऊपर इंक्रीज हो जाएगा। तो वैसे तो डिक्रीज होता है, लैप्स रेट हमने पढ़ा था, गिरावट की दर, ह्रास दर, जिसमें कि 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अब इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। और ये कब फेवरेबल है? लंबी सर्दियों की रात होनी चाहिए, हवा शांत होनी चाहिए और बादल ना होने चाहिए, ठीक। अब तुम मुझे बताओ कि ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन है, विल इट लीड टू स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी? हैं, स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी, हाँ। तो अब मैं तुम्हें पहले बताता हूँ स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फिर तुम मुझे बताना टेम्परेचर इन्वर्जन से स्टेबिलिटी होगी या इंस्टेबिलिटी होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब है नो बारिश, यानी क्लाउड कुछ नहीं है, नो क्लाउड फॉर्मेशन, तो नो बारिश, यहाँ पे दबा के बारिश। इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है बारिश और स्टेबिलिटी का मतलब होता है नो बारिश, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जब टेम्परेचर इन्वर्जन होगा तो इट विल प्रमोट स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। फिर मैं आपको बताता हूँ उत्तर। क्लियर कलरलेस स्काई, भैया कलरलेस नहीं क्लाउडलेस बोला है अनुराग, कलरलेस नहीं बोला है, क्लाउडलेस। क्लाउड नहीं होने चाहिए, बादल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर बादल होंगे
तो जो हीट ऊष्मा गई है, अगर मान लो इधर मैंने बादल बना दिए तो ये ऊष्मा इधर जो बैठी हुई है, तो मुझे बताओ बादल बहुत ऊपर तो होंगे नहीं, यहीं पे होंगे पास में, क्योंकि सारी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। तो हवा जो इतनी आसानी से यहाँ भी बैठी हुई है यहाँ ना बैठ पाती, क्यों? क्योंकि जब यहाँ आ रही होती तो बोलती ये क्लाउड ए नीचे चलो नीचे चलो नीचे नीचे, तो कोई टेम्परेचर इन्वर्जन हो पाता नहीं। सर बोल रहे हैं स्टेबिलिटी इंस्टेबल, अच्छा स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी, ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं स्टेबिलिटी, सबका सही है, ज़्यादातर लोग जो बोल रहे हैं स्टेबिलिटी, क्योंकि बारिश नहीं होगी। क्यों बारिश नहीं होगी वो भी समझ लो। वैसे तो तुम समझ ही गए होगे कि हाँ बादल वादल नहीं है तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो स्टेबिलिटी होगी, तुम इससे अपना इन्फ्रेंस ड्रॉ किए होगे। लेकिन हम बता भी देते हैं, ठंडी जो हवा होती है कभी बारिश नहीं करती है, ये हम ऐसे आगे पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेप्ट ये क्यों नहीं करती है। ठंडी हवा कभी बारिश नहीं करती, कभी बादल नहीं बनाएगी और कभी बारिश नहीं करेगी। और क्योंकि बारिश नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर एकदम ठंडी हवा है, ठंडी हवा कभी बारिश नहीं करेगी, ठंडा माहौल कभी बारिश नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पर क्लियर स्काई होंगे, एकदम खुला मौसम होगा। तो ये लीड्स टू स्टेबिलिटी, इट लीड्स टू स्टेबिलिटी। ओके ओके, अब आते हैं अगली लेयर पे, समताप मंडल में काफ़ी देर बाद स्ट्रेटोस्फीयर, अब तो सब खत्म है धीरे धीरे। दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स, और बस एक फाइनल चीज़ पूछना चाहूँगा तुमसे, बताना चाहूँगा, पहले तो पूछना चाहूँगा फिर बताऊँगा। ये बताओ कि ये ट्रोपोपॉज है, जो डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करी ट्रोपोपॉज है, सब लोग एग्री करेंगे। यहाँ से ट्रोपोस्फीयर खत्म हो रही, स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हो रही है। यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा या यहाँ ज़्यादा कम होगा? कहाँ पे ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा, पॉइंट ए में या पॉइंट बी में? टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ पे कम होगा? अगेन बताइए, पॉइंट ए या पॉइंट बी? हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफ़र क्यों होता है? हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफ़र क्यों होता है? जो पार्टिकल्स हैं वो हॉरिजॉन्टली भी मूव करते हैं, उसी को हम एडवेक्शन बोलते हैं, समझे आप? बराबर होगा सर जी, बी पोल है। स्टेबिलिटी का मतलब हिंदी में स्थिरता होती है, और इंस्टेबिलिटी का मतलब अस्थिरता। तो जो तापमान व्युत्क्रमण है वो स्थिरता लेके आएगा, ए ए ए ए ए, बराबर होगा ए। बेटा कारण बताओ ए, ठीक है? और ज़्यादा स्टेड सबका गलत है, बताओ। अब बताओ कारण क्या है? सबका गलत है, जो चेपे हो ना सब एक दूसरे का देख के, खुद का बुद्धि तो लगाए नहीं होगे। अब बताओ एक क्यों है, ये बताओ, तब समझ में आएगा। बिना गूगल जाए बताना, चलो तुम गूगल भी कर लो फिर भी बता दो बताओ। इंसुलेशन को हॉटेस्ट, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम हॉटनेस से वो एसोसिएट करके बोल देते हैं। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता तो फिर ए बोल क्यों दिए? कुछ तो लॉजिक लगाया होगा, लेकिन हमने तो देखा था ऊपर कोई तो आंसर कर रहा था ए, तो हमने भी आंसर कर दिया ए, लैप्स रेट। अच्छा अस्थाना जी, ड्यू टू मोर डिस्टेंस, ओके, वहाँ हीट ज़्यादा है। बेटा हीट ज़्यादा है तो हम पूछ रहे हैं कि कहाँ टेम्परेचर ज़्यादा कम होगा। इक्वेटर पे ज़्यादा हीट होती है, तो ज़्यादा हीट होती है तो यहाँ पे तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ कम कहाँ पे है ज़्यादा, क्यों? बी, बिकॉज ऑफ पोल। हो गया आंसर चेंज, स्लैंटिंग रेस। तो मतलब बी आंसर है ना तुम लोगों का, कि भाई वहाँ पर मैं पूछा हूँ टेम्परेचर कहाँ कम होगा, कहाँ ठंडी होगी ज़्यादा, कहाँ बी में ठंडा होगा या ए में ज़्यादा ठंडा होगा? भाई बी में ठंडा होगा या ए में ठंडा होगा? तुम लोग के पल्ले ही नहीं पड़ा, मैं पूछ क्या रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ कि ठंडी ज़्यादा कहाँ होगी, अब बताओ बी में कि ए में? क्लाउड की वजह से? अरे कुछ नहीं, क्लाउड लाउड। ध्यान रखना, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा ठंडक की तरफ होता है, नहीं लगभग -60 डिग्री सेल्सियस, -70 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सिर्फ -40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यहाँ पे ज़्यादा ठंडी होती है। ये तो इक्वेटर होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि ये 18 किलोमीटर है, वो 8 किलोमीटर, और हर किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। यहाँ 18 बार 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, और यहाँ सिर्फ 8 बार ही 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। इसलिए यहाँ पे उतना ज़्यादा कम नहीं होगा इस वाले पॉइंट पे जितना कि ए पे कम होगा। तो ध्यान रखना, ठीक है? टेम्परेचर एट ट्रोपोपॉज
नियर इक्वेटर इज लेस कंपेयर टू पोल्स। पोल ठंडा होता है, ठीक है, लेकिन ट्रोपोपॉज पे उतना ठंडा नहीं होता जितना कि इक्वेटर होता है कंपेयर टू पोल्स। अब समझ में आया, क्योंकि वहाँ 18 बार हर किलोमीटर में, क्योंकि 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो 18 बार वहाँ कम होगा। ठीक है, क्लियर। चलो, तो अब बढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पे, समताप मंडल पे। दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। अच्छा, 30 से 35 किलोमीटर। वह उसको कहाँ ख़त्म करके आए थे स्ट्रेटोस्फेयर को? एवरेज हाइट कितनी थी, एवरेज थिकनेस बताओ जल्दी से। एवरेज 13 किलोमीटर, ये है 50 किलोमीटर तक। ठीक है, सॉरी। तो ओजोन लेयर यहाँ पे देखने को मिलती है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है हमें फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। अच्छा, पहले पढ़ लेते हैं फिर एक एक करके समझाते हैं आपको। वाइल मूविंग अपवर्ड टेम्परेचर इंक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड। ऊपर जाने में तापमान बढ़ता है, क्यों बढ़ता है अभी देखते हैं। ये वाला समझ लो, जेट प्लेन फ्लाई इन दिस लेयर। जो जेट प्लेन होते हैं वो, जो भाई जो विमान होते हैं, बैठे हो कभी विमान में? कितने लोग बैठे हो? वो यहीं पर उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं यहाँ पे? क्यों उड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बादल वगैरह नहीं होते हैं, बारिश वगैरह नहीं होती हैं, तो आराम से यहाँ पे उड़ सकता है। आपने देखा होगा कि जो है उसको ऊपर ले जाया जाता है, विमान को ऊपर ले जाया जाता है, और जैसे ही पहले शुरू में टर्बुलेंस होती है यहाँ पर, जब ऊपर जाता है तो हल्का सा वो हिलता सा है वो, ठीक है, इधर उधर डगमगाता है, फिर आराम से स्टेबल हो जाता है वो, और स्टेबल होके फिर स्टेबल, और फिर जब नीचे आता है तो फिर हल्का सा उसमें टर्बुलेंस होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल वगैरह होंगे तभी टर्बुलेंस होता है, बादल या बारिश हो रही होगी। अब हुआ क्या, मैं अपना किस्सा बताता हूँ। 2 बार जो है बैठा हूँ, ठीक है। एक बार तो यूपीएससी के पैसों में बैठा हूँ, और दूसरा बार अभी बस कुछ ही दिन पहले, मतलब कुछ ही टाइम पहले भी बैठा हूँ, ठीक है। तो पहली बार जब मैं बैठा था तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा था, सच बताऊँ तो बिल्कुल नहीं। लेकिन इस बार जब मैं बैठा था ना, दूसरी बार, भाई साहब पूछो मत। क्यों? क्योंकि जब मैं पहली बार गया था तो मैं अकेले गया था, ठीक है, अकेले था। और जब मैं दूसरी बार गया था ना, तो मेरे साथ कुछ ऐसे लोग थे कि उन्होंने मतलब ऐसा माहौल बना दिया था कि ना भाई, इतना ज़्यादा मैं भी डर गया था, जबकि मैं पहली बार बैठ चुका था, ठीक है। और जो बाकी लोग थे वो क्योंकि पहली बार बैठे थे, तो वो काफ़ी मतलब डर, और पहले से इतना ज़्यादा डर का माहौल क्रिएट कर दिया गया था कि भाई मैं बता नहीं सकता मैं कितना डरा होऊंगा। और क्योंकि अभी बारिश का मौसम था, ठीक है, तो एकदम बादल ही बादल थे, तो टर्बुलेंस इतना ज़्यादा हो रहा था, टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा था, मतलब बार बार वो ऐसा डगमगा रहा था नहीं, बस गिर रहा है अब तो बस गिर ही गया, ठीक है। और फिर हुआ क्या कि जब लैंडिंग का टाइम आया यहाँ पे कानपुर में, तो तो बारिश हो रही थी यहाँ पे। तो जैसे ही लैंडिंग होने को आई, ठीक है, धीरे धीरे लैंडिंग होने को आई, तो टर्बुलेंस हुआ क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा थे। फिर जो है पायलट ने काफ़ी जोर का फिर से उसको ऊपर चढ़ा दिया स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और मतलब भाई बता नहीं सकता हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, ठीक है, कि क्या हो रहा है भाई। और लगभग ये मान लो कि 45 मिनट्स तक रफली वो ऐसे ही घुमाता रहा पूरे कानपुर में, ऐसे 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 भाई हमें लग रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा यही था कि भाई भगवान आज उतार दो, आज के बाद कभी प्लेन पे नहीं बैठूंगा, सच बता रहा हूँ। और क्लास भी टाइम पे लूँगा आज से मैं। वो बात अलग है कि भाई क्लास तो मैं अभी भी टाइम पे नहीं लेता हूँ, लेकिन हाँ डर काफ़ी लगा था दूसरे बार में, और इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर कर नहीं सकते क्योंकि फिर फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो ऐसी सेफ जगह में ले जाते हैं जहाँ पर बादल नीचे हों। बादल बड़े प्यारे लगते हैं, ठीक है, ऊपर से देखने में। तो ये वाला तो पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं सच बता रहे हैं, हाँ। चलो, तो स्ट्रेटोपोज डिवाइड्स स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर, ठीक है। तो जो स्ट्रेटोपोज है वो डिवाइड करता है स्ट्रेटो, हाँ बिल्कुल, मतलब अब समझ सकते हो। चलो भाई, तो पाप लगेगा आपको? नहीं, पाप अब क्यों लगेगा भाई, माफ़ी मांग ली थी भगवान से। चलो भाई, देहरादून से आए थे जब? नहीं, देहरादून से नहीं। चलो भाई, तो जेट प्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर, ओके। तो ये चीज़ समझना ध्यान से, जेट वेमेंट ये समझ में आ गया। स्ट्रेटोपोज डिवाइड अब ये भी समझ में आ गया। ऊपर के पॉइंट समझते हैं, ये ओजोन लेयर वाला। अब ओजोन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ O3, ठीक है। ओजोन बनती कैसे है?
अब थोड़ा यार इधर पे फोकस कर लो, अगर हो गया हो तो ठीक है, हम डर गए थे, अच्छी बात है। अब यहाँ पे फोकस, हाँ मौत को छू के टक। भाई सच में लग रहा था कि आज तो नहीं बच पाएंगे, ऐसा लग रहा था आज तो नहीं बच पाएंगे। लेकिन हाँ, ऊपर से काफ़ी चीज़ें नोटिस करी, जैसे कि गंगा रिवर है ना यहाँ पे, तो गंगा की मियांडरिंग देखी, काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि घुमाता रहा वो काफ़ी देर तक, तो फिर सोचा मियांडरिंग ही देख लें रिवर की। थाईलैंड से आए थे, बिल्कुल थाईलैंड से गया। वही तो, अब अकेले में जाएंगे तो ज़्यादा डर लगेगा। खैर, तो ओजोन लेयर पे आते हैं। एंड और पता है मैं क्या कर रहा था, थोड़ा सा बता देता हूँ। भाई मैं दूसरे लोगों के एक्सप्रेशन चेक कर रहा था, मुझे लगा यार ये लोग ना कैजुअल मतलब जाने वाले होंगे। अब मैं तो जैसे दूसरा ही टाइम था, तो मुझे लगा ये जो बाकी लोग हैं ना, इनके एक्सप्रेशन चेक करता हूँ। ये क्या, तो ये थोड़े टाइम के बाद वो भी बार बार झाँक के देख रहे थे विंडो से, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो मेन डर तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था कि भाई ये लोग भी डर रहे हैं। इसका मतलब है कुछ तो दिक्कत है प्लेन में। और फिर ये भी लग रहा था कहीं भाई इसका फ्यूल ना ख़त्म हो जाए, कहीं फ्यूल लेके तो आया कि नहीं आया। खैर छोड़ो, तो ओजोन लेयर पे आते हैं। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अब ये बनती कैसे है, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सनलाइट आती है उसमें विजिबल लाइट भी होती है, उसमें इंफ्रारेड भी होता है, एंड उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं। अब अल्ट्रावायलेट रेज जब आती हैं तो वैसे तो अल्ट्रावायलेट रेज 3 तरह की होती हैं, UVA, UVB, UVC। ठीक है, तो जो UVC होती है इसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और इसकी सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। ठीक, तो ये जो UVC रेज है ये क्या करती हैं, ये O2 जो होता है, ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इसको तोड़ देती हैं। ठीक है, और फ्री ऑक्सीजन क्रिएट कर देती हैं। ये फ्री ऑक्सीजन क्या करता है, जो O2 है उसके साथ मिक्सअप करके O3 बना देता है। तो जब ये UVC हिट करती है सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अभी हमारी अर्थ है, यहाँ O2 है, यहाँ O2, यहाँ O2, यहाँ O2, तो सबसे पहले कौन सी O2 कांटेक्ट में आएगी, जो सबसे ऊपर O2 है वही कांटेक्ट में आएगी। तो यहाँ पे धीरे 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 क्या बनता है, यहाँ पर ओजोन लेयर बन जाती है, ओजोन की परत बन जाती है, और यही ओजोन परत अगेन UVC को ब्लॉक कर देती है। UVC रेज दैट डू नॉट रीच द अर्थ सरफेस बिकॉज दे आर कंपेरेटिवली एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। हार्मफुल इफेक्ट्स फ्रॉम UVC आर मिनिमल। ठीक है, क्योंकि ये रीच नहीं करती, अगर रीच कर जाए तो सबसे ज़्यादा डेंजरस UVC ही है, लेकिन क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट होती है एंड क्योंकि ये पहले ही एब्जॉर्ब हो जाती है बाय द ओजोन लेयर, ठीक है, तो ये पूरी रीच नहीं कर पाती है। इट इज़ फाउंड इन दी स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर की अगर बात करें। एंड कहाँ पर पाई जाती है, तो ये 30 to 35 किलोमीटर की जो हाइट होती है वहाँ पर। एंड इसी, क्योंकि ये आने नहीं देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है उसको, इसीलिए स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता है ऑल्टीट्यूड से। स्ट्रेटोस्फीयर में कम हो रहा था, स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ेगा, यानी कि क्षोभ मंडल में कम हो रहा था और जो समताप मंडल है उसमें बढ़ रहा था ये। ठीक है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर टू कमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987 इन मॉन्ट्रियल कनाडा। अब है क्या कि एक सेकेंड, अब है क्या ना कि हमने क्या किया कि हमने इतना ज़्यादा CFC का एमिशन किया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन किया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या चीज़ होती है, तो ये जो हम रेफ्रिजरेटर AC वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उससे निकलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो यानी क्लोरीन और फ्लोरीन जैसे गैसें निकलती हैं, तो ये O को क्या है, O को फ्री नहीं करती, ये उस O के साथ क्लब कर लेती हैं खुद को। तो इस O2 को ओजोन बनाने के लिए फ्री ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से ओजोन बन नहीं पाती है, जिसकी वजह से ओजोन में थिनिंग होने लगती है, पतली होने लगती है उसकी थिकनेस को डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। और वो जो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर है उसी को ओजोन होल बोलते हैं। ओजोन होल का मतलब ये नहीं होता है कि ये ओजोन लेयर यहाँ छेद हो गया, ओजोन होल का मतलब है उसकी थिकनेस का कम हो जाना। ठीक है, जो अभी एंटार्क्टिका में कुछ टाइम पहले हो गया था, लेकिन अभी फिर से वो ओजोन होल जो था वो फिर से भर गया है वो सब कुछ। ठीक है, तो उसकी थिकनेस को डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। ओजोन डे 16 सितंबर को इसलिए मनाते हैं बिकॉज इसी दिन 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक प्रोटोकॉल हुआ था। ये प्रोटोकॉल इसको हटाने के लिए, CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमारे एटमॉस्फेयर से फेज आउट करने के लिए किया गया था, सो दैट कि हमारी ओजोन लेयर को डिस्ट्रक्शन ना हो, नहीं तो हमें डिस्ट्रक्शन होगा, नहीं तो हमें सनस्क्रीन और ज़्यादा लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। UVC तो नहीं आ पाता है क्योंकि ब्लॉक कर लेता है, अगर आ गया तो बहुत डेंजरस है। UVB और UVA आते हैं और ये जो है डैमेज करते हैं, स्किन एजिंग और डैमेज वगैरह करते हैं। एंड ये अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गया तो DNA तक में भी डैमेज करने का वो रखते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट B और अल्ट्रावायलेट A,
UVC तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, UVC का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, UVA का सबसे लॉन्गेस्ट होता है। आई थिंक ओजोन के बारे में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं। अगली लेयर पे आते हैं। तो हमने स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में क्या पढ़ा, या ट्रोपो स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, दोनों में रिवाइज करते हैं, देन अगली में पढ़ते हैं। ठीक है, आंखें बंद करेंगे सभी लोग, दोनों का रिवाइज करते हैं। ट्रोपोस्फीयर में सारी वेदर फिनोमेना, मौसमी घटनाएं होती हैं। ऊपर जाने में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लैप्स रेट बोलते हैं। 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस, 165 में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हीट अप इंसुलेशन की वजह से नहीं होता है, बल्कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से होता है, पार्थिव विकिरण की वजह से होता है, ना कि सौर विकिरण की वजह से होता है। और वो गैसेस जो हीट अप करती हैं ऐसे एटमॉस्फेयर पे जो प्रेजेंट होती हैं उनको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर वेपर है जो बहुत ही वेरिएबल नेचर की है। CO2 भी वेरिएबल है। और फिर आगे बढ़ें तो अगर इनका कंसनट्रेशन देखें एटमॉस्फेयर में कितना है, तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.9% है, और CO2 0.036 या 0.037% है। ठीक, देन हमने ये पढ़ा था कि ओजोन जो इसकी थिकनेस है वो पोल्स पे 8 है किलोमीटर और इक्वेटर पे 18 है, यानी कि एवरेज लेंगे तो 13 किलोमीटर पकड़ में आएगी। ठीक, लेकिन टेम्परेचर ट्रोपोपॉज का इक्वेटर पे कम होता है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। टेम्परेचर इन्वर्जन पड़े उसके बाद, जहाँ पर ऊपर जाने में टेम्परेचर डिक्रीज नहीं इंक्रीज कर रहा था। ऐसा तब होता है जब एक लॉन्ग विंटर की नाइट होती है, क्लाउडलेस स्काई होता है और स्टिल एयर होती है, एंड टेम्परेचर इन्वर्जन यानी कि जो तापमान व्युत्क्रमण है या फिर ह्रास है वो आपका स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि जो एटमॉस्फेयर है वायुमंडल उसमें क्या लाता है, स्टेबिलिटी लेके आता है वो। ठीक, यानी कि स्थिरता लेके आता है। देन हमें आया स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में, जहाँ पर अगर हम देखें तो वो 50 किलोमीटर तक जा रहा है। टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज़ होता है, ओजोन के फॉर्मेशन की वजह से होता है। ओजोन कैसे फॉर्म होती है? जब अल्ट्रावायलेट स्पेसिफिकली UVC रेस टाई करती हैं ऑक्सीजन के साथ, तो UV पूरा आपका ओजोन का पूरा बेल्ट बनाती हैं 30 से 35 किलोमीटर की हाइट पे। ठीक, अब मैंने आपको बताया टेम्परेचर यहाँ, ठीक है, आंखें खोल लो अभी, ठीक है, और ओजोन डे 16 सितंबर और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डॉप्सन यूनिट ध्यान रखना है। तो अभी मैंने आपको बताया स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाने में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया ट्रोपोपॉस, ये हो जाएगा स्ट्रेटोपॉस। स्ट्रेटोपॉस मतलब जहाँ स्ट्रेटोस्फीयर खत्म अगली लेयर शुरू। तो यहाँ पर मैंने कितना टेम्परेचर बताया था? लगभग वही -60 तक मान लो। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज किया कि बढ़ा है टेम्परेचर भाई, -60 था पहले, अभी 0 हो गया है, तो टेम्परेचर बढ़ा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। अब आ जाते हैं अगली लेयर पे, वो है मेसोस्फीयर, मध्यमंडल। ये 85 किलोमीटर तक जाता है, 85 किलोमीटर तक। इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे ठंडी है, मतलब ऊपर जाने में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, तभी तो सबसे ठंडी लेयर होगी, बताओ। ऑब्वियस सी बात है, तभी सबसे ठंडी लेयर होगी। सर ए वाला एरिया को क्या नाम देंगे? मतलब ए वाला एरिया को क्या नाम देंगे, समझा नहीं मैं। थोड़ा सा वैसे लिख दिया करो कि अगर एक बार ही हम तुम्हारा कमेंट नज़र में आए तो हम उत्तर दे दें, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि फिर हम रुकें, फिर आराम से देखें, फिर ठीक है। क्योंकि अब जैसे आप आपके दोस्त तो हैं नहीं कि व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं, तो आप जो भी बोलोगे हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें पहले से पता है तुम्हारी हरकतों के बारे में। तो दिवाली में, अच्छा बेटा इस बार सुधर जाओ, ठीक है, नहीं तो अभी तुम्हें गिफ्ट देंगे हम ब्लॉग करके। इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे ठंडी लेयर है, और ऊपर जाने में टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। और यहाँ पे मेट्योराइट्स बर्न होते हैं। मेट्योराइट याद आया कुछ? पहली क्लास आज से मिलियन साल पहले हुई थी, याद आया कुछ? तो मेटियोराइड कुछ पढ़ाया था। फिर वो मेटियोराइट जो छोटा पत्थर होता है, अगर वो जल जाता है, शूटिंग स्टार जब तुम विश मांगते हो, है ना, मेटियोर, एंड देन अगर वो टकरा जाता है आके, तो वो मेटियोराइट होता है। ठीक है, मेटियोराइड, मेटियोर और मेटियोराइट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मेटियोराइट जो है वो यहीं पे आके जलते हैं। फिर मेटियोराइड तुम लिख लो, ठीक है, मेटियोराइड लिख लो, ठीक है, क्योंकि उल्का पिंड जो है वो यहाँ के जल जाते हैं। तो फिर मेटियोराइट तो होंगे ही नहीं, क्योंकि मेटियोराइट तो वो होते हैं कि जो थोड़ा उनका अवशेष बच जाता है और अर्थ सरफेस में जल ये भी जाते होंगे, जलते ये भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है जलते होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ अवशेष बच जाता है। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये डाउट है कि जलती तो चीज़ें गर्मी में है, ये तो सबसे ठंडी लेयर है। तो एक्चुअल में देखो, यहाँ पर इतना ज़्यादा फ्रिक्शन आता है, यहाँ पर इतना ज़्यादा फ्रिक्शन उनको महसूस होता है कि उसकी वजह से ये जलते हैं। उसकी वजह से जो हीट जनरेट होती है फ्रिक्शन की वजह से, उसकी वजह से ही जलते हैं। ठीक है, तो मेटियोराइड जो आ रहा है वो जल के मेटियोर बन जाता है, शूटिंग स्टार जिसको बोलते हैं, और यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। बस इसमें इतना ही पढ़ना है। अब आते हैं अपनी अगली लेयर पे, और वो है थर्मोस्फीयर, जो कि 80 से 400 किलोमीटर तक जाती है, कहीं कहीं पे आपको 600 किलोमीटर तक भी दिखेगा। थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर बोलते हैं। सबसे गर्म लेयर है। सबसे गर्म क्यों है और इसको आयनोस्फीयर क्यों बोलते हैं वो थोड़ा सा समझो। आयन मंडल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आयन्स हैं। आयन्स आए कहाँ से? तो जब सनलाइट आई
सनलाइट यहाँ पे आई होगी तो यहाँ पर क्या है कि जितना आप ऊपर जाओगे तो गैसों का मात्रा कम होता जाएगा, और थर्मोस्फीयर में अगर बात करेंगे तो गैसों का मात्रा ना के बराबर होगा, एकदम ना के बराबर होगा। यहाँ पे फ्री एटम्स बहुत देखने को मिलते हैं। वो जो फ्री एटम्स हैं जो आपस में जो एकदम फ्री हैं, वो क्या होंगे, उस सौर विकिरण जो आएगा, जो सोलर विंड वगैरह आएंगी, उससे बहुत ही ज़्यादा वो चार्ज हो जाएंगे। चार्ज होके वो चार्ज आयंस बना देंगे। जब चार्ज होंगे वो एटम्स तो आयंस बन जाएंगे, वो आयंस बन जाएंगे तो पूरा आयन मंडल कहलाने लगेगा। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रेडियो वेव्स यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती हैं, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होके यहीं से आती हैं। अब रेडियो हम ऐसे हॉरिजॉन्टली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा बैरियर्स होते हैं, तो हम इस तरीके से इसको ट्रांसफ़र करवाते हैं रेडियो वेव्स को। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर reflected back to the earth by this layer. It contains electrically charged particles known as ions and it is known as ionosphere। मैंने आपको बता दिया। और ऊपर जाने में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक, तो हमने क्या पर समझा, हमने ये समझा कि ऊपर जाने ट्रोपोस्फियर में घटता है, ऊपर जाने में स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ता है, मेसोस्फियर में फिर घटता है, थर्मोस्फियर में फिर बढ़ता है, यानी ऑल्टरनेटिवली ये काम होता रहता है। ठीक, ऑल्टरनेटिवली इस तरीके से काम होता है। तो ट्रोपोस्फियर में पहले घटेगा, फिर बढ़ेगा स्ट्रेटोस्फियर में, फिर मेसोस्फियर में फिर घटेगा, फिर थर्मोस्फियर में बढ़ेगा। तो घटना बढ़ना इस तरीके से लगा रहता है। घटता है जब टेम्परेचर, तो उसको बोलते हैं लैप्स रेट। ओके, पॉजिटिव लैप्स रेट बोलते हैं उसको, पॉजिटिव लैप्स रेट। अगर घटने को पॉजिटिव लैप्स रेट बोल रहे हैं तो बढ़ने को क्या बोलेंगे, बढ़ने को बोलेंगे नेगेटिव लैप्स रेट। अगर घटने को पॉजिटिव लैप्स रेट बोल रहे हैं, पॉजिटिव लैप्स रेट का मतलब ये है कि टेम्परेचर घट रहा है, पॉजिटिव है। बढ़ रहा है, नेगेटिव लैप्स रेट। घट रहा है, अगेन पॉजिटिव लैप्स रेट। बढ़ रहा है, अगेन नेगेटिव लैप्स रेट। समझ में आया? तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से चलता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि घटने को, अब लैप्स रेट हमने पढ़ा है, टेम्परेचर के घटने को लैप्स रेट बोलते हैं। तो वो अपने आप में तो पॉजिटिव ही होगा ना वो चीज़, तो नेगेटिव तो उसका उल्टा होगा। ठीक, अब एग्जोस्फियर क्या होता है, ये सबसे आखिरी लेयर होती है, बाह्यमंडल बोलते हैं इसको। इट इज़ द फिफ्थ एंड द लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मोस्टली इसमें हाइड्रोजन हीलियम देखने को मिलता है, जो कि बियॉन्ड 400-500 किलोमीटर या फिर आप देख सकते हो 600 किलोमीटर तक है आपकी ये थर्मोस्फियर। उसके बियॉन्ड 600 किलोमीटर आपको एग्जॉस्फियर देखने को मिलेगा। कार्बन लाइन क्या होती है, अब आप याद करो, क्यूपर बेल्ट करके कुछ था पहले लेक्चर में, नेपच्यून के बियॉन्ड था, नेपच्यून के बियॉन्ड आपकी क्यूपर बेल्ट थी, जहाँ से सारे हमारे प्लैनेट्स खत्म हो रहे थे। और क्यूपर बेल्ट के बियॉन्ड हमें ऊट क्लाउड्स देखने को मिले थे, जहाँ आइसी ऑब्जेक्ट्स थे। खैर, तो कार्बन लाइन जो है, इट इज़ एन इमेजिनरी बाउंड्री लोकेटेड 100 किलोमीटर्स अबव द सी लेवल दैट सेपरेट्स अर्थ। अब जैसे कि ये मार्स था, ये जुपिटर था, तो ये एक एस्टेरॉयड बेल्ट थी। इमेजिनरी तो थी नहीं, यहाँ बड़े बड़े पत्थर घूम रहे थे, इमेजिनरी तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ये इमेजिनरी है 100 किलोमीटर में, जहाँ पर गैसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं। तो ये एक तरीके से एटमॉस्फेयर और स्पेस के बीच की लाइन है। ठीक है, विच सेपरेट्स अर्थ का एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस। तो सर कार्बन लाइन वैसे तो हमें समझ में आ रहा था कि एग्जोस्फियर के बियॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि एग्जोस्फियर इज़ द लास्ट लेयर, तो उसके बियॉन्ड होना चाहिए। लेकिन एग्जोस्फियर तो चालू ही 600 से होती है। ठीक है, चालू ही 600 से होती है, और कार्बन तो 100 में है, यानी कि थर्मोस्फियर में कहीं देखने को मिल रही। बिल्कुल, तो आप ऐसे समझ लो कि एक सेकेंड, काफ़ी कुछ पढ़ लिया हमने। तो आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर कार्बन लाइन होगी है। ठीक है, कुछ यहाँ पर कार्बन लाइन होगी, जहाँ से ये एटमॉस्फेयर और एग्जॉस्फियर एक तरह से स्पेस के बीच में हुआ है। ठीक है, अंतर है कार्बन लाइन। तो वी आर डन विद दिस टॉपिक, ख़त्म, टाटा बाय बाय। बस एक चीज़ है, दैट इज़ आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या लाइन होती है, दीज आर दी लाइन्स और पॉइंट्स ऑन द मैप, अ चार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कनेक्टिंग पॉइंट्स हैविंग द सेम टेम्परेचर एट अ गिवन टाइम। कुछ नहीं, वो लाइन जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है जिनका सेम तापमान है, उनको बोलते हैं आइसोथर्म। इसका यूज़ क्लाइमेटोलॉजी में होगा, आगे जब हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये लाइन हो जाएगी क्या, आइसोथर्म। समझ में आई आपको चीज़ ये? यानी कि जैसे मान ये है 21 डिग्री सेल्सियस की आइसोथर्म। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे, इस लाइन पे, किसी भी पॉइंट पे तुम चले जाओ तुम्हें सेम टेम्परेचर मिलेगा 21 डिग्री सेल्सियस का। ये 16 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म है, इसका मतलब है हर पॉइंट पे तुमको 16 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा। अब ये क्यों डेविएट क्यों हो रहे हैं, इतना ऊपर क्यों भाग रहे हैं, ये क्यों नीचे भाग रहा है इतना, ये सब पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, लेकिन अभी क्वेश्चंस बाकी है बेटा,
क्वेश्चन आर एन इंटीग्रल पार्ट। अब क्वेश्चन लगाओ तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो पढ़े हो वो एक्चुअल में इसको अप्लाई भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो अलग अलग कारण है भाई। ट्रोपोस्फियर में घट रहा है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का कारण है, स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ रहा है वो ओजोन कारण है, मेसोस्फियर में वो फिर घट रहा है गैसों की वजह से, आयनोस्फियर है थर्मोस्फियर में फिर बढ़ रहा है वो आयंस की प्रेजेंस की वजह से बढ़ रहा है। सिंपल। ठीक है, तो ये आपका बैच है। ठीक है, और जिसको एनरोल करना है तो कर सकता है, जहाँ पर आपको नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, डेली टेस्ट, वीकली क्विज, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप सब कुछ मिलेगा। ये आपका कॉम्बो बैच है, पीसी बैच कंप्यूटर का है। ये आपका कॉम्बो है जिसमें कि आपका जीके और इंग्लिश दोनों का है। इसके लिए कूपन कोड है परमार 4.0। ठीक है, परमार 4.0 इसी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लगाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्या लगाएंगे? क्वेश्चंस। और क्वेश्चन लगाते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं सभी से अनुरोध करूँगा, प्लीज़, मैं तुम्हारे लिए बस बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो क्वेश्चंस का। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन अगर आप नहीं लगाओगे अच्छे से तो पढ़ना ना पढ़ना बराबर हो जाएगा। इससे होता है कि आपका तुरंत रिवीजन होता है अगर आप तुरंत क्वेश्चन लगाते हो। तो प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। ठीक है, अब भूख लगी है तो बेटा खाओ जाके। ठीक है, हम नहीं रोकेंगे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू surface inversion of temperature is or are correct? It causes instability in the lower layers of the atmosphere. The temperature this inversion commonly lasts for a few hours until the sun comes up. बता। लाइक ओनली 4 के। अब देख लो आप ही, 13,000 हैं, लेकिन खैर कोई नहीं। और ये सब कैसे पता चला? क्या एपी सेंटर और हाइपो सेंटर सेम है क्या? तुम सेम ही मान लो बेटा तुम। अब ठीक है, क्या ही बताएं हम। ठीक है, इट कॉजेज इंस्टेबिलिटी इन दी लोअर्स। बिल्कुल गलत बात है। सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से स्टेबिलिटी आ रही थी, इंस्टेबिलिटी तो आ नहीं रही थी। टेम्परेचर इन्वर्जन तभी तक है जब तक कि सूरज ना आ जाए। ये ठंडी लेयर है, ये गर्म लेयर है, सूरज वहाँ से आ गए तो गर्म नहीं कर देंगे सभी यहाँ का अर्थ सरफेस को। तो टेम्परेचर इन्वर्जन तभी तक है जब तक सूरज नहीं आ रहा है। सूरज आया, सब कुछ नीचे का माहौल जो ठंडा था वो सब गर्म करके चला गया। वो तो रात और अर्ली मॉर्निंग में होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। तो दूसरा सही है। ठीक है, CDS 1 2025 का है ये। इसी बार का CDS का क्वेश्चन है 2 2025। हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, जिनॉन को ऑर्डर में लगाना है आपको। अब बताइए, ऑर्डर में लगाना है। अब याद करो, मैंने इस तरीके से बताया था कि इस तरीके से होते हैं, लेकिन ऑर्डर इनका ऐसे होता है। ऑर्गन सबसे ज़्यादा होती है, देन नियॉन, देन हीलियम। यानी नियॉन पहले आएगी देन हीलियम आएगी, ये बात तो तय है। तो ये वाला नहीं हो सकता है, सिंपल। ठीक, नियॉन और हीलियम, यानी नियॉन ज़्यादा है देन हीलियम। जेनॉन और हाइड्रोजन तो हमारी लिस्ट में ही नहीं थे, इतने कम थे। तो सबसे पहले तो 3 आएगा देन 1 आएगा। ठीक है, 3 1। अब 2 और 4 में जेनॉन होगा देन हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो आपका 4 and 2, 4 and 2, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज और आर करेक्ट? वाटर वेपर के बारे में, यानी कि जल वाष्प है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुछ हो सकता है क्वेश्चन आपको टफ लगे, ठीक है, कुछ आसान लगेंगे। सर लाइक्स में क्या है? यू आर बेस्ट, सब लोग जानता है। अच्छा अनुपम, बेस्ट मेथड टू रिवाइज प्लीज टेल अस। सर ये जो हो रहा है ना, ये वही है बेस्ट मेथड टू रिवाइज थ्रू दी क्वेश्चंस। 2 का बी, ओके। 3 का ए, 3 का ए, ओके। 3 का ए आ रहा, 3 का सी आ रहा है। इट हैज़ अ रोल टू प्ले इन द स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी। बिल्कुल, वाटर वेपर ज़्यादा होगा तो बारिश ज़्यादा होगी, सिंपल। अगर वाटर वेपर ज़्यादा है, कम है तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो स्टेबल होगी तो इंस्टेबल होगी। इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ इट टू नीदर बिकम टू कोल्ड नॉट टू हॉट। ठीक है, ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है, अब ज़्यादा गर्मी होगी तो वाटर पेपर होगा, ज़्यादा गर्मी नहीं होगी तो वाटर पेपर उतना ज़्यादा नहीं होगी। तो ये एक तरीके से ब्लैंकेट के तौर पे ऐड करता है। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्राई एयर इन द लोअर एटमॉस्फेयर? सूखी हवा का कॉम्पोजिशन पूछ रहा है आपसे, बताओ। वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CISF असिस्टेंट कमांडेंट 2025 का है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मेथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड मेथेन। अगर हवा सूखी है तो उसमें वाटर वेपर तो हो ही नहीं सकता ना। वाटर वेपर तो एक तरीका का जो लिक्विड है, जो पानी है, वो जो एटमॉस्फेयर में टहल रहा है वो है वाटर वेपर। तो सूखी हवा में तो वाटर वेपर तो हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेनली ये होते हैं कंपोनेंट लोअर एटमॉस्फेयर में। ऑप्शन नंबर ए।
Without the atmosphere, temperature would be well below the freezing point everywhere on the Earth's surface. Heat absorbed and trapped by the Earth atmosphere maintains our planet's average temperature. Atmosphere's gases like CO2 are particularly good at absorbing and trapping the radiation. ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है. सिविल सर्विसेज मतलब आप आईएएस बनने वाला, इसी बार का क्वेश्चन है ये. वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है. बिल्कुल एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हीट कैप्चर नहीं होगी बाई ग्रीन हाउस गैसेज और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट के वेल बिलो. हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर. तो जो एब्जॉर्ब होती है और जो ट्रैप होती है वो मेंटेन करके रखता है एवरेज टेम्परेचर को. यही तो हीट बजट है. यही तो हीट बजट है कि भाई जितना हीट आया वो रिफ्लेक्ट हुआ, पूरा हीट मेंटेन करके रखा हुआ है. ये गैसेज जो हैं ये पर्टिकुलरली गुड होती हैं एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन, क्योंकि ये क्या हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं और शॉर्ट वेवलेंथ को आने देती हैं, लॉन्ग वेवलेंथ को नहीं जाने देती हैं. इसलिए ये रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं. रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं तो आंसर हो जाएगा क्या, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी. बन गया आईएएस. फिर से आईएएस बनने का मौका, जो लोग नहीं बन पाए पिछले क्वेश्चन में वो इस वाले क्वेश्चन में बन जाओ. पढ़ो अच्छा ये नहीं बन पाओगे अभी वैसे तो, ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है. इसको कल करवाएंगे तब करना है इसको, अभी आईएएस मत बनो, अभी साइंटिस्ट बन लो. इन विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट. कहाँ इंक्रीज करेगा, कहाँ इंक्रीज करेगा. नहीं, ये वाला क्वेश्चन जो 6th वाला है इसको हम बाद ही में करवाएंगे, अभी नहीं करना आपको, ठीक है. सर एसएससी जेई के लिए हो चाहे किसी के लिए हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है. चलो, तो यहाँ पर पूछ रहा है टेम्परेचर किसके साथ इंक्रीज़ करेगा. तो टेम्परेचर आप खुद बताओ कि ट्रोपोस्फेयर में तो डिक्रीज़ कर रहा था, मेजोस्फेयर में भी डिक्रीज़ कर रहा था, स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर है और क्योंकि यहाँ पर आयंस हैं तो उसके से इंक्रीज़ करता है. बन गया साइंटिस्ट. जो लोग नहीं बन पाए तो फिर से बन जाओ साइंटिस्ट. अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट परसेंटेज इन वॉल्यूम. बताओ लीस्ट परसेंटेज बाई वॉल्यूम किसका है, हाइड्रोजन का है, आर्गन का है, हीलियम का है या नियॉन का है. करिए गेस. एटमॉस्फेयर में लीस्ट परसेंटेज बाई वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, किसका है. तो आप मुझे बताओ, आर्गन 0.9% था, ठीक है. देन ठीक है, नियॉन की अगर बात करें तो नियॉन आई थिंक 0.00 कुछ तो ऐसा था, 18 टाइप है ना. हीलियम तो 0.0005 है ना, 3 बार 0.5%. हाइड्रोजन बहुत कम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बहुत कम होता है. ऑप्शन नंबर ए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर. भाई लेफ्टिनेंट या कर्नल सीधा अगर मेजर बनना है किसी को तो बन सकता है इस क्वेश्चन के थ्रू. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर. थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर. यानी कि क्षोभ मंडल की मोटाई विश्वत वृत्त पर सबसे अधिक होती है. एयर टेम्परेचर ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज हाईएस्ट अबव द पोल्स. यानी कि क्षोभ सीमा में वायु का तापमान ध्रुवों के ऊपर सबसे अधिक होता है. द टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फियर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट. अब अगर आप सीधा मेजर ना बन पाए तो इसका मतलब आपने क्लास को ध्यान से नहीं देखा है, ठीक. क्या अलग है फैटमैन हीट में, क्या अलग है हर्षवर्धन, समझे नहीं क्या अलग है. तो ये अभी हमने पढ़ा है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं सेल्सियस घटता है. दूसरा, एयर टेम्परेचर ऑफ द ट्रोपोपॉज इज हाईएस्ट एट द पोल्स. पोल्स पे हाईएस्ट था कि इक्वेटर पे हाईएस्ट था. एयर टेम्परेचर पोल्स पे ही था हाईएस्ट, सिंपल, सही है. इक्वेटर पे कम था ना. थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर कहाँ ज़्यादा थी, इक्वेटर पे, बिकॉज यहाँ हीट जो है बहुत ऊपर तक ट्रांसपोर्ट हो रही है थ्रू कन्वेक्शन, बहुत ऊपर तक ट्रांसपोर्ट हो रही है. तो वहाँ 18 किलोमीटर तक है, यहाँ 8 किलोमीटर तक है. ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी. बन गए सीधा मेजर. डेप्लीशन एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर इन लास्ट सेंचुरी वॉज ड्यू टू. तो जो पिछली शताब्दी में वायुमंडल ओजोन परत का जो ह्रास हुआ है उसको किसके कारण था. यार हीट वेव क्या अलग है, हीट वेव डिफरेंट, हीट वेव अलग है. अरे क्या है अलग,
चलो भाई, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और पेस्टिसाइड वो अलग नहीं है, उसमें ज़्यादा डेप्थ में दिया है, डिटेल में, तो उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं देखूंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। नहीं वो तो आपका जो आपका ये बैच वाला टेलीग्राम है वहाँ पर मैं डाल दूंगा कि कुछ अलग नहीं है, वो उसमें डेप्थ में लिखा हुआ है, इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं वहाँ पे आप, ठीक है। डेप्लीशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन इन लास्ट सेंचुरी वॉज ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अभी मैंने बताया था क्यों। आप क्या बन गए, असिस्टेंट कमांडेंट बन गए। अब नहीं बन पाए तो फिर बन लो, दोबारा मौका है, हम दोबारा मौका देते हैं, तुरंत तुरंत देते हैं मौका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू नॉर्मल लैप्स रेट। प्रसामान्य, क्या लिखा है ये, च्युति दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नॉर्मल लैप्स रेट, मुझे तो लगा था इसको हिंदी में ह्रास दर बोलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट ग्राउंड लेवल एंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। अब बताओ, क्या टेम्परेचर हाईएस्ट होता है ग्राउंड लेवल पे एंड डिक्रीज होता है इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड पे? बिल्कुल सही है, यही होता है नॉर्मल लैप्स रेट, जो कि पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, इट इज़ पॉजिटिव लैप्स रेट। नेगेटिव क्या होता है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, जो थर्मोस्फीयर में होता है, जहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करता है। टेम्परेचर लोवेस्ट, ये तो टेम्परेचर इन्वर्जन में होता है, याद करो, जो तापमान में व्युत्क्रमण हो रहा था उसकी वजह से होता है, ठीक है। चीज़ ध्यान रखना आप, ओके। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना ये वाला? आसान था ये भी, कोई टफ नहीं था ये। अब बन जाओ खुफिया विभाग में, नौकरी ले लो जल्दी से। बताओ बताओ जल्दी बताओ भाई। 12 का ए सबका सही है, सबका सही है। गुरुजी आयनोस्फीयर एक बार समझा दो अनुज कश्यप। देखो, थर्मोस्फीयर होती है, वहाँ पर फ्री एटम्स बहुत ज़्यादा टहल रहे होते हैं, गैसेज ऐसा ज़्यादा नहीं होती हैं, तो जो सोलर विंड आती हैं वो इसको आयनाइज कर देती हैं और ये आयंस बन जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दे आर वेरी गुड एट रिफ्लेक्टिंग द रेडियो वेव्स। सो इस लेयर से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आयंस है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। नॉट अमंग दी कंडीशंस आइडियल फॉर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इनमें से कौन सी तापमान व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशा नहीं है? तो एक लॉन्ग विंटर नाइट होना चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए, स्टिल शांत एयर होनी चाहिए, लो एयर प्रेशर नहीं, ये तो पढ़ाया नहीं था। लो एयर प्रेशर का मतलब होता है हीट, लो एयर प्रेशर का मतलब होता है गर्मी। समझ आ रहा है क्यों गर्मी होता है, वो पता चलेगा परसों की क्लास में, ठीक है, क्यों चलती है पवन जब बताएंगे तुमको। तो लो एयर प्रेशर का मतलब गर्मी, गर्मी नहीं चाहिए ग्राउंड सरफेस पे, ठंडी चाहिए ग्राउंड सरफेस पे। 14th, नॉट अ फैक्टर दैट कॉजेज वेरिएशन इन इंसोलेशन। इंसोलेशन में फिर से खुफिया विभाग में जो लोग नौकरी नहीं ले पाए 2025 में, वो 2023 में ले लें नौकरी अब आके, क्योंकि मैं बार बार तुरंत तुम्हें मौका देता हूँ। कहीं मिलता है तुमको ऐसा मौका? नहीं मिलता है। वाई नॉट डी इन द 12th क्वेश्चन, टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड एंड ग्रेजुअली स्टार्ट डिक्रीजिंग। If the following statement is correct with reference to the normal lapse rate, temperature is highest at the ground level and decreases with increasing temperature, first increases with D क्यों नहीं होगा भाई? टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, इंक्रीज नहीं होता है ना, डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है ऊपर आने पे इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड से। तो यहाँ पर क्या था, हाँ ठीक है, वेरिएशन इंसोलेशन, तो इंसोलेशन किस फैक्टर पे था? ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड भी तो था वहाँ पर अगर देखा हो, ऑल्टीट्यूड था, और क्या था, रोटेशन था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था। अब कुछ मुझे समझाना है, पता नहीं तुम लोगों ने उस टाइम पे डाउट पूछा क्यों नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे जैसे मैंने ऑल्टीट्यूड लिखा है तो किसी ने पूछा क्यों नहीं है इसे, या समझ गए थे? ऑल्टीट्यूड ऊंचाई, ये तो मैंने बताया ही नहीं था पोजीशन ऑफ अर्थ के बाद। तो ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर टू प्लेसेस विच आर लोकेटेड एट द सेम लैटिट्यूड, ये मिटेगा नहीं, ठीक है। ये मान लेते हैं दिल्ली और ये सिक्किम है, ठीक है, मान लेते हैं सेम लैटिट्यूड पे। ये दिल्ली में ज़्यादा गर्मी पड़ती है सिक्किम में। सर सिक्किम में तो एकदम ठंडा माहौल रहता है, पूरी बर्फ़ जमी रहती है वहाँ पे, तो सिक्किम में तो हमने देखा है सर, गए तो नहीं है लेकिन हाँ वो देखते रहते हैं व्लॉग्स वगैरह, तो इसमें एकदम बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलती। दिल्ली में तो सर गर्मी में बुरा ही हाल हो जाता है यहाँ पे तो हमेशा ही ठंडी रहती है। ऐसा क्यों? लैटिट्यूड तो सेम है, तो इंसोलेशन अगर लैटिट्यूड के हिसाब से डिपेंड करता है तो सेम इंसोलेशन मिलना चाहिए। तो फिर कारण इसका ये है कि जो सिक्किम बहुत हाइट पे लोकेटेड है, बहुत ऊंचाई पे लोकेटेड है, वो एक हिमालयन स्टेट है, बहुत ऊंचाई पे है वो, क्योंकि ऊंचाई में जाने में टेम्परेचर घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि जो आपकी जो आपकी एयर्स हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, पहली बात तो, ठीक है, तो प्रेशर कम होता है और तापमान वहाँ घटता है। मैंने अभी बताया था कि ऊपर जाने में तापमान घटता है, तो इसी वजह से जब ऊपर जाओगे तो तापमान घटता चला जाएगा। तो भले सेम लैटिट्यूड पे हैं लेकिन ऑल्टीट्यूड क्योंकि ज़्यादा है तो इस वजह से वो इफेक्ट होता है ऑल्टीट्यूड से भी। तो रोटेशन भी एक फैक्टर है,
ओके, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन ये भी है, लेंथ ऑफ द डे भी है, वेजिटेशन कवर नहीं है, पढ़ाया था अब नहीं पढ़ाया था, बन गए खुफिया विभाग में, ठीक है, आईबी इंस्पेक्टर बन गए। अब नहीं बनना है तो फिर ले लो ये लेफ्टिनेंट कर बन लो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ग्लोबल डिमिंग, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दीप्त मंदकता से संबंधित है। ग्लोबल डिमिंग, ग्लोबल डिमिंग का डिम हो रही है, लाइट डिम हो रही है, लाइट डिम हो रही है मतलब कम लाइट आ रही है, कम सनलाइट आ रही है, कम सनलाइट आएगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट। तो क्योंकि हम इतनी गंद मचा के रखे हुए हैं, इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट के जो पार्टिकल हैं, वो सनलाइट को आने नहीं दे रहे हैं, वो तो ग्लोबल डिमिंग हो रही है। और क्योंकि जब आएगी नहीं तो फिर गर्मी कहाँ से होगी, और सरफेस ना तो गर्म होगी ना तो एटमॉस्फेयर गर्म हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो टेम्परेचर का जो डिक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज पार्टिकुलेट्स, तो वो है ग्लोबल डिमिंग, ठीक है। चलो, अबाउट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, लो इसी बार का है ये, इसी बार का नहीं, कुछ महीनों पहले ही आपका ये क्वेश्चन बना है। तो बताओ टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में कौन सा सही है। देखो कुछ लोग भाग गए, 3000 लोग भाग गए, उनको लग रहा था कि इससे क्या ही होगा, इन सब में तो क्या ही रखा है, जाके मस्त खाता पीता हूँ, कुछ सोता हूँ, इंस्टाग्राम की रील। सर मैं कानपुर छपेड़ा बोलिए, मैं पढ़ता हूँ सर। तो पढ़ते हो तो ठीक है, अच्छी बात है शिवा, अच्छी बात है, क्या किया जाए अब, नहीं किया क्या जाए, तुम कहना क्या चाहते हो। अबाउट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तो कौन सा सही, टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, यस डिक्रीज होता है, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन बोल रहा है तो उसमें इंक्रीज होता है। और लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काई इज एन आइडियल सिचुएशन, लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, लंबी रात होनी चाहिए और क्लियर स्काई होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर मिक्सिंग ऑफ एयर हो जाएगी। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना एंड इज कॉमन ऑल ओवर द ग्लोब एक्सेप्ट एट द पोल्स, पोल्स में नहीं होता बाकी। अरे भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना पोल्स पे क्यों नहीं होगा, नहीं तुम बताओ, पोल्स पे तो ज़्यादा लंबी ठंडी रात होगी ना, पोल्स पे तो ज़्यादा लंबी ठंडी रात होगी, वहाँ पे तो ऐसे भी बादल नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे तो आए दिन टेम्परेचर इन्वर्जन होगा, क्योंकि वहाँ पे तो आपको ज़्यादा लॉन्ग विंटर नाइट मिल रही ना, फेवरेबल कंडीशन तो पोल पे ही है। तो ऑप्शन नंबर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सीडीएस 1 2022, करो क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ, वीकली क्विज के टॉपर्स का नाम लेना है, तो वीकली क्विज के टॉपर्स मैं बता देता हूँ। ओके, पोल्स पे बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक सेकंड रुको। अच्छा, मोटिवेशन दे दें, ठीक है, मोटिवेशन लाइन हो जाएगा, रुको जरा, ठीक है देते हैं अभी से। वो एक सेकंड, हाँ वो टॉपर्स के नाम थोड़े बताने से पहले बता दें, फिर मोटिवेशन देते हैं, रुको अभी। एक सेकंड, टेस्ट पॉलिटिसिटी टेस्ट। तो 4.0 के टॉपर्स पहले इस क्वेश्चन को कर लें, फिर टॉपर्स अनाउंस करते हैं। द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन एंटर इनटू द ग्रीन हाउस, while longer wavelength infrared radiation from the ground and the planets inside the greenhouse can not pass back, ठीक है। शॉर्टर वेवलेंथ ट्रांसपेरेंट होता है, लॉन्गर वेवलेंथ ओपेक होता है, तो उसी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ के फॉर्म में होता है, इसीलिए वो जो है हमारा ज़्यादा हीटअप हो जाता है, ठीक है। ओके चलो, तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये करिए और फिर मैं टॉपर्स के जो है नाम अनाउंस करता हूँ। तो 4.0 वीकली टेस्ट 1 के टॉपर्स ये रहे आपकी स्क्रीन पे। नंबर 3, नंबर 3 पे रही हैं शिक्षा आत्री जी, आई होप मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, शिक्षा आत्री। ओके, तो शिक्षा जी ने 70 मार्क्स स्कोर किए हैं, शिक्षा जी के लिए सभी लोग तालियां बजाएंगे। नंबर 2, आकाश श्रीवास्तव, आकाश श्रीवास्तव नंबर 2 पे रहे हैं ये विद 70.25 मार्क्स, काफ़ी देख सकते हैं, काफ़ी तगड़ा कंपटीशन हुआ। एंड नंबर 1, नंबर 1 पे रहे, अच्छा नंबर 1 तो ऊपर होना चाहिए था ना यार, खैर नंबर 1 को ऊपर लिख देते हैं, उल्टा ऑर्डर होना चाहिए था, नंबर 1 नीचे हो गया सबसे, नंबर 1 ऊपर होना चाहिए। तो नंबर 1 पे रहे हैं कौन, नंबर 1 पे रहे हैं अमन जी, तालियां हो जाए अमन जी के लिए, 72.5 मार्क्स,
तो ये टॉपर रहे हैं वीकली टेस्ट 1 के, ओके। और थर्ड नंबर पे शिक्षा जी रही हैं और सेकंड नंबर पे आकाश जी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, और बाकी अगला टेस्ट अगले संडे को होगा, अपकमिंग संडे को, तो पढ़ लीजिएगा ढंग से, है ना। अमन चौधरी थैंक यू। अच्छा अमन आप ही हो गया। चलो तो भाई अगले टेस्ट में आप लोग भी पढ़ के दीजिएगा टेस्ट को, सो दैट ठीक 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 करके मैं आपका भी नाम ले सकूं। तो ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर, यानी ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अप्रॉक्सीमेटली कितना है? तो 21% एंड ये 78%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब ये करो जरा, IAS बनने का मौका दे रहा हूँ, सीधा सीधा तुमको पोस्टिंग दूंगा, जहाँ तुम बोलोगे वहीं कलेक्टर बनाऊंगा तुमको भी। एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैन बाय टेस्ला रेडिएशन। कार्बन डाइऑक्साइड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर लॉन्ग वेव रेडिएशन। बताओ, ये सिविल सर्विसेज पिछली बार क्वेश्चन है, अर्ज किया है, सुनिएगा क्वेश्चन करिएगा और सुनिएगा भी। अर्ज किया है, जो पसीने से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पानी से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। समझे बेटा? तुमको लग रहा होगा सर ने उल्टा बोल दिया, बेटा उल्टा नहीं, सही बोला है। सर्दियाँ आ रही, नहाना शुरू करो, नहाओगे तो एक्टिव रहोगे, फोकस्ड रहोगे, और जब फोकस्ड रहोगे तो फोकस से क्लास देखोगे, और फोकस से क्लास देखोगे तो क्लास ढंग से रिटेन कर पाओगे, रिटेनिंग पावर बढ़ेगी, और अच्छा परफॉर्म करो एग्जाम में। समझे? ये लॉजिक है इसके पीछे का। ऐसा नहीं कि हर बार पसीने से नहाओगे तो ही लिबास बदलोगे। पसीने से नहाने से आलस आएगा, नहाओ जाके ढंग से, ठीक है, तो इतिहास बदल पाओगे। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। रॉन्ग, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज़्यादा हीटअप होता है, हमने पढ़ा है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, पहला गलत और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन करो। अरे भैया तुम अडोबी क्या फोटोशॉप, हाँ तुम्हारी महिला मित्र को हैप्पी बर्थडे। रोज रोज मत ये सब किया करो यार। हाँ, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया। मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया। वाटर वेपर के बारे में, इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, इट्स परसेंटेज मैक्सिमम एट द पोल्स। तो वाटर वेपर ऊपर जाने में कम होगा और पोल्स पे मैक्सिमम होगा। तो भाई तुम मुझे बताओ, वाटर वेपर नीचे ज़्यादा होगा ना, क्योंकि नीचे ज़्यादा आप बोल लो कि गर्मी है, कि ऊपर गर्मी है, ऊपर जाने में तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो नीचे ज़्यादा गर्मी है और नीचे ज़्यादा पानी है, और वाटर वेपर जब बनेगा तो भारी भी होगा, वो तो नीचे की ओर सस्पेंडेड होगा, तो ऊपर जाने में कम होता है। और वाटर वेपर कहाँ पे ज़्यादा होगा? इक्वेटर पे। पूछे भी थे, गलत कर रहे हो तो फिर तुम भूल जाओ, IAS वाईएस नहीं बन पाओगे तुम, ठीक है। IAS वाईएस तुम नहीं बन पाओगे, फिर तुम बता रहे हैं, फिर IAS बन जाओ। नहीं, बार बार तुम लोगों को नहीं लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा था SSC ऐसे छोड़ो, UPSC देते हैं आप। क्यों? तुमको SSC के पैसे में UPSC का कंटेंट मिल रहा है, समझो तुम इस बात को। विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली 10 टाइम्स दैट रिसीव्ड एट द पोल्स। 10 गुना है इक्वेटर पे। इंफ्रारेड वेव्स कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन, यानी कि इंफ्रारेड वेव्स 2/3 का मतलब कितना होता है? लगभग 66%। करेक्ट पूछा है। अवतरण किरणें सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग हैं। बताओ सही है कि गलत है? तुम बताओ मुझे, सही है कि गलत है? नहीं तुम ही बताओगे आज। गलत है, क्यों? तुमको बताए थे जो आती है सनलाइट, उसमें सबसे ज़्यादा तो विजिबल लाइट होती है, देन इंफ्रारेड होती है, देन UV होती है, और यही बता दिया तुमको 51%। अब यही 51% होगी तो ये 66 कहाँ से हो जाएगी? गलत है ये। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. Infrared waves are part of visible spectrum of electromagnetic waves. No भैया, विजिबल का ही पार्ट होती तो हम विजिबल लाइट को और इंफ्रारेड को अलग अलग क्यों रखते हैं? अलग है तभी तो अलग रखा है कि विजिबल लाइट है फिर देन इंफ्रारेड है। तो इंफ्रारेड वेव्स का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ होता है एज कम्पेयर टू विजिबल लाइट। ओके, तो B और D को तो आप एलिमिनेट कर ही सकते थे ऐसे। और A के बारे में मान लो आपको नहीं पता है कि यार 10 गुना ज़्यादा इक्वेटर पे आती है इंसोलेशन की, 5 गुना की, 2 गुना की, 3 जितना भी। लेकिन तीसरा वाला तो सही समझ में आ रहा है ना कि इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है।
जो कि लोअर एटमॉस्फेयर में। तो ये तो बिल्कुल सही है, अगर ये सही है तो बस लगा दो, बन गया आईएएस, बन गया आईएएस तुम। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये 2 से 3 गुना ज़्यादा इंसोलेशन मिलता है इक्वेटर पे कंपेयर टू पोल्स। फिर बन जाओ तुम आईएएस, आज तुमको आईएएस बना ही देंगे हम। विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा ये अभी मत बनो, अभी ये करवाया नहीं है, ठीक है, अभी मत बनो, अभी साइंटिस्ट बन लो थोड़ा सा। चलो ये करो, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। सोनू बोल रहे हैं बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि आप क्वेश्चन आने के बाद पढ़ाते हो। अच्छा, तो मतलब तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि हम क्वेश्चन आने से पहले पढ़ा दें? तो दे दो हमें क्वेश्चन, तो हम पढ़ा देंगे। अगले वाले जो एसएससी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं 2026 वाले में सीजीएल में, तो दे दो, हम पढ़ा देंगे उसको भी। मतलब कॉमन सेंस को साइड में रख देते हो एकदम, ये रहा कॉमन सेंस और ये रहे हम। चलो, आने के बाद पढ़ाते हो। अरे भैया आएंगे तभी तो पढ़ाएंगे, और जब वो आया ही नहीं तो मैं कैसे पढ़ा दूंगा? अगर तुम्हारे पास है अगले वाले सिविल सर्विसेज 2026 का पेपर तो दे दो मुझे, पढ़ा दूंगा उसको मैं, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर में पॉजिटिव लैप्स रेट होता है, स्ट्रेटोस्फियर में नेगेटिव लैप्स रेट होता है, मेसोस्फियर में, मध्यमंडल में कैसा लैप्स रेट होता है? मध्यमंडल में भी आपका कैसा भैया टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होता है यहाँ पे, तो नेगेटिव लैप्स रेट, गलत, पॉजिटिव लैप्स रेट होता है, ठीक है। याद है आपको? ध्यान दीजिए सर। चलो, तो ये चीज़ समझ आ गई। और थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है तो नेगेटिव लैप्स रेट, तो नेगेटिव लैप्स रेट। तो कितना सही मैच है? एक ही सही मैच है बस, ठीक है। पॉजिटिव लैप्स रेट ट्रोपोस्फियर में, नेगेटिव लैप्स रेट स्ट्रेटोस्फियर में, पॉजिटिव मेसोस्फियर में और नेगेटिव थर्मोस्फियर में। तो एक ही सही है आपका यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? चलो बढ़ते हैं आगे। इन विच स्फीयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन एब्जॉर्ब्ड? मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। किस स्फीयर ऑफ एटमॉस्फेयर में हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से एब्जॉर्ब होती हैं? स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। और मेनली कौन एब्जॉर्ब होती हैं? यूवीसी रेडिएशंस। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज द फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस? कौन सा जोन सबसे दूर है? दूर है आइनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर जिसको बोलते हैं। द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड रिफ्लेक्टेड पार्टली टुवर्ड द अर्थ सरफेस, ठीक है। पार्शली इज ट्रैप्ड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड रिफ्लेक्ट इट पार्टली टुवर्ड द अर्थ। माइक्रोवेव्स, थर्मल इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज या फिर शॉर्ट वेव रेडिएशन? बताओ कौन से? कुछ को रख लिया जाता है, कुछ को फेंक दिया जाता है। जियो साइंटिस्ट का क्वेश्चन है ये। भैया एक तो को तो एलिमिनेट कर सकते हो, वो कौन सा है? वो है माइक्रोवेव, ठीक है। पार्टली आता है, पार्टली चला जाता है, दैट इज़ थर्मल इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। थर्मल इंफ्रारेड वेव्स होंगी यहाँ पे, ठीक है। जो तो फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज मैन मेड कौन है? CO2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मेथेन है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है। ध्यान रखना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होती है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं वो आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है मैन मेड, ओके। सर CO2 मैन मेड नहीं है क्या? नेचुरल भी होती है ना ये, जैसे अंदर से निकलती है अर्थ के इंटीरियर से जब वॉल्केनिज्म वगैरह होता है। मेथेन भी निकलती है, नेचुरली प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो सकती है, ये गैस नेचर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं हो सकती है, बाकी हो सकती हैं। नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कौन सा सही नहीं है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर पुअर एब्जॉर्बर ऑफ शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। क्लाउड आर पुअर एब्जॉर्बर्स अर्थ रेडिएशन। द मोस्ट अर्थ radiation than that escapes to space is in a narrow band from 8 to 13 micrometer and more than 70% of the atmosphere radiation। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जियो साइंटिस्ट का है, अच्छा लगा क्वेश्चन है, करिए ज़रा। क्लाउड जो है, अब तुम मुझे बताओ, जो बादल हैं वो पुअर एब्जॉर्बर होंगे या पुअर एमिटर्स होंगे? क्या होंगे? क्लाउड जो हैं अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं,
ये अच्छे एब्जॉर्ब होते हैं, पुअर एब्जॉर्बर नहीं होते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर, वेरिएबल गैसेज इनमें से कौन सी है? वेरिएबल मतलब जो बहुत ही जिनका अमाउंट चेंज होता रहे। क्या बताया था? एक तो वाटर वेपर बताया था, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा पानी है तो वाटर वेपर रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा, पोल्स पे चले जाओ नहीं रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम इंजेक्ट करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में तो वहाँ से आ जाती है। और वेरिएबल मतलब बहुत ज़्यादा हाई लो हाई लो। सर संडे वाला टेस्ट फ्री रहता है क्या? नहीं, फ्री नहीं रहता है, जो बैच के लोग हैं उनके लिए रहता है, ठीक है। चलो, एज कम्पेयर टू नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, द एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू द इंक्रीज इन एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू। As compared to natural greenhouse effect, the enhanced greenhouse effect refers to increase in average surface। क्यों? क्योंकि हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। जो हीट बैलेंस है, जो हीट बजट है, उसको हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा गैसेस को एमिट करके। कुछ क्वेश्चन अब आप खुद से कर सकते हैं मेरे हिसाब से। क्यों? ये सब मत करना, स्नो स्लीट ये हेल सब कल पढ़ाएंगे। चलो, यूपी पीसीएस प्री 2025 यानी इसी बार का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था यूपीएससी का, उसका सवाल है ये ओजोन लेयर पे। ओजोन लेयर शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ओजोन डिप्लीशन हैज बीन लिंक्ड टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देख रहे हो, सीधा तुम क्या बनोगे? क्या बनोगे तुम? सीधा एसडीएम बनोगे अब सीधा जाके, तुम बता रहे हैं हम तुमको, ठीक है। तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। ये हिंदी में रहा सवाल आपका। 50 तक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा। इसके बाद विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग बाय ब्लॉकिंग हार्मफुल टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन? बताओ। स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक। अगला, द रीजन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर वेयर वेदर इवेंट अकर, मौसमी घटनाएं, ठीक है। वाटर साइकिल, अभी नहीं पढ़ा है वाटर साइकिल, व्हाट इज द टर्म, अभी नहीं पढ़ा है ये आपका, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कर दो बस, फिर छुट्टी आपकी। बाकी के क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाते हैं, पीडीएफ तो इसकी मिल ही जाती है पीपीटी की, तो आपको खुद से वो क्वेश्चंस लगाने हैं। बाकी तो आपको नए क्वेश्चंस भी मिलते हैं, एप्लीकेशन पे नए क्वेश्चन मिलते हैं, और इस पीडीएफ में आपको, इस पीडीएफ के अलावा, ओके। चलो, तो द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एडवेक्शन। नो, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज जो उष्मा, ये हिंदी में रहा क्वेश्चन आपका। ऊर्ध्वाधर तपन को नहीं बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर तपन को नहीं बोलते हैं, क्षैतिज तपन को बोलते हैं, ठीक है। जो वर्टिकल हीटिंग होती है उसको एडवेक्शन बोलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। नो, हॉरिजॉन्टल वाले को बोलते हैं एडवेक्शन। लू विंड्स इन नदर्न इंडिया ड्यूरिंग समर आर ड्यू टू एडवेक्शन। तो तीसरा वाला सिर्फ सही है, बाकी गलत है, ठीक है। बाकी के तो क्वेश्चन आप लगाएंगे जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि नहीं ये तो पढ़ा ही नहीं बिल्कुल, तो उसको छोड़ना, क्योंकि कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता के बारे में जानेंगे, हम जानेंगे बादल कैसे बनते हैं, हम जानेंगे ना सिर्फ बादल कैसे बनते हैं बल्कि बारिश वारिश कैसे होती है, कितने तरह की होती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, कोहरा क्यों बनता है, कुहासा क्यों बनता है, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, धीरे धीरे कोहरा बनेगा, तो आपको ये बहुत जानना ज़रूरी हो जाता है कि कोहरा क्यों बनता है, ठीक है। तो ये आप जानेंगे कल के लेक्चर में। बाकी जिसको बैच का एक्सेस चाहिए तो वो यहाँ से परचेज़ कर सकता है, परमार अकेडमी एप्लीकेशन और वेबसाइट www.parmaracademy.in, ओके। चलो भाई, थैंक यू। एटमॉस्फेयर की लेयर को याद करने के लिए ट्रिक, भाई ट्रिक आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रिक से याद करना चाहिए इसको, ठीक है। ट्रिक से याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रिक भाई इतनी बार इसको पढ़ो, इतनी बार क्वेश्चन लगाओ कि ट्रिक नहीं दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। क्योंकि हम उसकी लेयर जो होती है डिसकॉन्टिन्यूटी अर्थ की इंटीरियर की, वो नहीं पढ़ते हैं इतनी बार, इसलिए ट्रिक वहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, या फिर अगर रखना है